most clearest notes I have written about information statistics. So I hope these should help you along with the video. So if you look at the video and read the text, the notes that I'm going to send you guys, then I think that should clear most of the topic for a really long time if you are focused enough. Okay, so I'm going to start with the inferential statistics again. Okay, and this time a bit more slow. Okay, so uh, what happens is जब भी कभी हम कोई सैंपल कलेक्ट करते हैं, कोई काम करते हैं उसको, और उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेना चाहते हैं, तो एक्चुअली में जिस चीज में हम इंटरेस्टेड हैं वो क्या है, हमारा पॉपुलेशन। ठीक है, जिस भी चीज के बारे में हम पता लगाने की कोशिश करें, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट के ऊपर अगर मैं कोई एनालिसिस कर रहा हूँ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं वो मेरा क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, तो मैं सभी लोगों का डेटा कलेक्ट नहीं कर पाता, इसीलिए मैं कुछ सैंपल कलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और उस सैंपल के बेसिस पे मैं पॉपुलेशन के बारे में पता लगाना चाहता हूँ, और यही इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, कि कैसे मेरे पास जो पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल आया है, उसके बेसिस पे मैं पॉपुलेशन के बारे में कैसे एस्टिमेशन कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं कुछ पता लगा सकता हूँ, यही इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक है। ठीक है, सो वी यूज सैंपल स्टैटिस्टिक्स एज अ पॉइंट एस्टिमेट फॉर द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हम सैंपल स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं एज अ पॉइंट एस्टिमेट, जिसके थ्रू हम अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर का पता लगाते हैं। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि पॉपुलेशन पैरामीटर अननोन है? देखो होता क्या है कि अगर जैसे कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हर कॉलेज में लगभग 600 से 800 हज़ार स्टूडेंट हैं, और ऐसे 94 कॉलेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। लेट्स सपोज सभी में ऐसे 500 बच्चे हैं, लेट्स सपोज 1000 बच्चे सभी में हैं, तो इट मीन्स के 94,000 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास फाइनल ईयर में, जो कि अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं। तो अगर मैं उनको पर एनालिसिस कर रहा हूँ, और मुझे पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस ये सारा डेटा अगर मुझे चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए होगा कि सभी लोगों का डेटा हो मेरे पास, तो ही मैं पॉपुलेशन का मीन पता लगा पाऊंगा, तो ही मैं स्टैंडर्ड डेविएशन पता लगा पाऊंगा। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता हमेशा। ज्यादातर जब भी हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो हमें पॉपुलेशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है। ठीक है, और रियलिस्टिक सिचुएशन की बात करें हम, तो कभी भी पॉपुलेशन का पूरा इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम सैंपल स्टैटिस्टिक्स लेते हैं। ठीक है, और उसको हम क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर विद सम मार्जिन ऑफ एरर। ठीक है, तो हम पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं बाय क्वांटिफाइंग। ठीक है, सैंपल स्टैटिस्टिक्स विद विद अ मार्जिन ऑफ एरर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सैंपल स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें हम एक पॉइंट एस्टिमेट लेते हैं फिर, और उस पॉइंट एस्टिमेट के अराउंड हम पॉपुलेशन का पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं, और इस कॉन्फिडेंस के साथ कैलकुलेट करते हैं हम कि 95% के साथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहां पे हम मार्जिन ऑफ एरर भी इंक्लूड कर देते हैं साथ में, कि देखो भाई, अगर मैं 95% कह रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि अगर मैं 100 में से 95 बार अगर मैं अपने सैंपल स्टैटिस्टिक्स का जो भी मेरे पास आया है उसके बेसिस से पॉपुलेशन का एस्टिमेट करता हूँ, तो जो 100 में से 95 बार मेरा पॉपुलेशन का जो एस्टिमेट मैंने निकाला है वो मेरे रेंज के अंदर आएगा, वो मेरे कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर आएगा। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। ठीक है, तो अ, अगर मैं सैंपल वेरिएबिलिटी की बात करूं, तो सैंपल वेरिएबिलिटी, या फिर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि how estimates vary from one sample to another will be our फर्स्ट फोकस। मतलब जब भी हम कभी काम करेंगे ना, तो सबसे पहली चीज हम फोकस करने वाले हैं वो होगा सैंपल की वेरिएबिलिटी। ठीक है, और सैंपल की वेरिएबिलिटी से मतलब क्या है कि एक सैंपल दूसरे सैंपल से वेरी कैसे करता है। ठीक है, तो हमने बोला था कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड एरर भी होता है, तो अब इन चीजों के बीच में और भी क्लियरिटी करते जाएंगे। और याद रखें कि इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में ये सभी चीज कैलकुलेट करने के लिए एक बड़ी ही सेंट्रल थ्योरम है। अगर मुझे सैंपल स्टैटिस्टिक्स का पता लगाना है कि उसके बेसिस पे मुझे पॉपुलेशन का पता लगाना है, तो मैं चाहूंगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो मेरे सैंपल का, ठीक है, वो मेरा कुछ ऐसा हो, कुछ नोन हो, जिसके थ्रू मैं कुछ
एस्टिमेशन प्रॉपरली कर पाऊँ, कुछ मेरे पास उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूलेज हो, मैथमेटिकल तौर तरीके हो, जिसके बेसिस में चीज़ों को पता लगा पाऊँ पॉपुलेशन के बारे में, जो भी पैरामीटर्स है पॉपुलेशन के उनको एस्टिमेट कर पाऊँ। तो इसीलिए एक सेंट्रल लिमिट थ्योरम आई थी हमारे पास, और दिस इज द सेंट्रल थ्योरम, और इसीलिए इसका नाम भी सेंट्रल लिमिट थ्योरम ही रखा गया है। ठीक है, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या करती है, इट डिस्क्राइब द शेप, सेंटर एंड स्प्रेड ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, यानी कि जो हम बार बार बहुत सारे सैंपल ले रहे हैं, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, ये उसका शेप को डिस्क्राइब करती है, उसका सेंटर क्या होगा, वो जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बन के आया है उसका सेंटर क्या होगा उसको डिस्क्राइब करती है, और उसका स्प्रेड क्या होगा उसको डिस्क्राइब करती है। यानी कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम मुझे सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन का मीन कैलकुलेट करने में मदद करती है, और पॉपुलेशन का जो स्प्रेड हो सकता है, जो कि हमें अभी भी नहीं मालूम है, उसके और सैंपल का जो स्प्रेड है उसके बीच में एक काइंड ऑफ रिलेशन बना के दे देती है हमें, जिसके जो कि हमारे आगे काम आता है स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो अभी सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी और सेंट्रल लिमिट थ्योरम को रिविजिट करते हैं एक बार कि कैसे काम कर रही हैं चीजें। ठीक है, सो लेट्स से कि वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड वी टेक अ रैंडम सैंपल फ्रॉम इट। ठीक है, हमारे पास कोई पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है और हमने उसमें से एक सैंपल ड्रॉ किया, एंड बेस्ड ऑन दैट सैंपल हमने कैलकुलेट किया सिंपल स्टैटिस्टिक, जैसे कि मीन क्या है उसका, मीडियन क्या है, और डिविएशन क्या है, ये सब चीजें हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से क्या किया मैंने, एक ही सैंपल उठाया। ठीक है, और उस सैंपल का सैंपल स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट किया मैंने। तो लेट मी विंडो प्लस आर, लेट मी राइट इट हियर कि आप देख भी सको इस चीज को। तो लेट्स से कि आई हैव अ पॉपुलेशन। ठीक है, मेरे पास एक पॉपुलेशन है। ठीक है, उस पॉपुलेशन से मैंने क्या ड्रॉ किया, मैंने एक सैंपल ड्रॉ किया, वन सैंपल ड्रॉ किया, उस सैंपल के बेसिस पे मैंने सैंपल स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट किए कुछ। सैंपल स्टैटिस्टिक्स क्या है, मीन मीडियन वेरिएंस। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन, यही सारी चीजें। तो हमने एक सैंपल लिया और हमने उसका सैंपल स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट किया, उसको रिकॉर्ड कर लिया। ऐसे ही हमने फिर दोबारा एक और सैंपल लिया। ठीक है, और दोबारा से हमने क्या किया, सैंपल स्टैटिस्टिक्स हमने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से हम कई बार सैंपल लेने वाले हैं। ठीक है, बार बार सैंपल लेने वाले हैं, और कुछ स्मॉल एन नंबर ऑफ टाइम्स हम क्या करने वाले हैं, हम सैंपल लेने वाले हैं, और उसके बेसिस पे हम कुछ सैंपल स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करने वाले हैं उस सैंपल के लिए, और उसको हम रिकॉर्ड करके रख लेने वाले हैं। तो इससे पहले कुछ और चीजें भी देख लेते हैं कि पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन का साइज है वो कैपिटल एन है। ठीक है, और स्मॉल एन जो है वो मेरा सैंपल का साइज है। ठीक है, कि सैंपल में कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कोई भी टर्म यूज कर सकते हो आप। ठीक है, सो अब क्या करते हैं कि लेट अस सपोज के ईच सैंपल ड्रॉन विल हैव, मतलब जो भी हम सैंपल ड्रॉ करेंगे ना, हर एक सैंपल का अपना खुद का एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, क्योंकि हर एक सैंपल में अगर लेट सपोज यहाँ पे एन मेरा 1000 है और मैंने स्मॉल एन जो लिया है वो 100 लिया है। ठीक है, तो जो मेरा पॉपुलेशन था 1000 का, जिसके बारे में अभी मुझे पता नहीं है सारे डेटा, तो उसका भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मुझे एन की सारी डिटेल नहीं मालूम। मुझे जो 1000 लोग हैं मेरे पास पॉपुलेशन में, सभी की डिटेल नहीं मालूम मुझे। तो मैंने क्या किया, 100 लोगों का सैंपल ड्रॉ किया और ऐसे एन सैंपल्स ड्रॉ किए। ठीक है, ये एन, और सॉरी सैंपल एन, और ये इसको जेड, इसको लिखो जेड नहीं, इसको लिखो ए, लिखो ए टाइम्स हमने ड्रॉ किया है, और सैंपल साइज 100 है। ठीक है, एन इज इक्वल्स टू सैंपल साइज, वेट लेट मी मेक अ प्रॉपर डिफरेंस। ठीक है, एन इज द साइज ऑफ सैंपल। ठीक, साइज ऑफ सैंपल, नॉट द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टेकन द सैंपल। ठीक है, साइज ऑफ सैंपल, इस सैंपल में कितने यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ टाइम्स सैंपल ड्रॉ किए हैं वो अलग है। ठीक है, इसको हमने ए लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो जो भी सैंपल ड्रॉ करेंगे हम, उसके अंदर 100 यूनिट्स हैं, 100 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो उन 100 ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हर एक सैंपल का खुद का भी एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, कि उसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करोगे आप, तो वो जो 100 यूनिट्स हैं वो अपने आप में कोई ना कोई शेप बन के आएगा उनका। जैसे कि अगर एक एग्जांपल देखना है तो वी कैन सी दिस वन एग्जांपल।
um, तो लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक ओरिजिनल डेटा है ये, और ये थोड़ा सा राइटली स्क्यूड है ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास ओरिजिनल पॉपुलेशन डेटा हो सकता है जिसका मुझे अता पता नहीं है, और इसमें से मैंने सैंपल लिया और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ किया। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने सैंपल लिया साइज 30 का, दीज आर द सैंपल्स ड्रॉन, और इसके बेसिस पे इनका कुछ हिस्टोग्राम बन के आएगा मेरे पास। ठीक है, और ठीक है, कुछ ऐसे हिस्टोग्राम बन के आएंगे, और ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं हम डायरेक्टली, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हर एक सैंपल का खुद का भी आपका हिस्टोग्राम बन के आएगा, उसका खुद का भी सैम्पलिंग, हर एक सैंपल का खुद का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। ठीक है, वो जो सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो जरूरी नहीं है कि वो पॉपुलेशन को हमेशा ही रिजेंबल करे, पर हाँ उसके क्लोज होगा हमेशा। ऐसे करके हमने क्या किया, बहुत सारे सैंपल लिए और बहुत सारे सैंपल्स का हमने उनका स्टैटिस्टिक कैलकुलेट किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बोला, हर एक सैंपल के लिए हमने सैंपल स्टैटिस्टिक कैलकुलेट किया कि उसका मीन क्या है, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, बाकी चीजें हमने पता किया। और हमने क्या किया कि और हम सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ मीन की बात कर लेते हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या किया, सभी सैंपल का मीन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, पहले सैंपल का मीन, दूसरे का मीन, तीसरे चौथे एट एट तक का मीन। तो मैंने सपोज 10,000 बार सैंपल ड्रॉ किए हैं, 10,000 से 1 लाख सैंपल ड्रॉ किया, और 1 लाख सैंपल्स का सभी का मैंने मीन कैलकुलेट कर लिया है। अब उस 1 लाख सैंपल का जो मीन है, जब वो क्या बन गया मेरे लिए, अब एक नया डेटा सेट बन गया जिसमें कितने पॉइंट्स हैं, डेटा पॉइंट्स हैं, 1 लाख डेटा पॉइंट्स हैं, क्योंकि 1 लाख सैंपल लिए तो 1 लाख मीन भी हुए। और 1 लाख मीन को हमने क्या किया, एक एक डेटा की तरह सेव कर लिया, और उस डेटा का हमने क्या किया, हिस्टोग्राम प्लॉट कर लिया, या फिर हमने क्या किया, उसका हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कर लिया। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट हो क्या आया, सैम्पलिंग मीन का। ठीक है, जो सैंपल्स, सभी सैंपल्स के मीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट हुआ, उसको बोल रहे हैं हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंडिविजुअल सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये सभी सैंपल का जो मीन निकल के आया है ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसकी खास बात क्या है कि आ, आ, जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, जो हमारी CLT थ्योरम है, बेसिकली सेंट्रल लिमिट थ्योरम, अब ये क्या करती है, ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देती है, पर उस इन्फॉर्मेशन तक पहुंचने से पहले कुछ चीजें अभी भी क्लियरली देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं हम लोग के, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, कि सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन द एवरेज मार्क्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग विद बैचलर डिग्री। ठीक है, तो एग्जांपल क्या लिया हमने, एक कॉन्क्रीट एग्जांपल ले लेते हैं प्रॉपर इस चीज को समझने के लिए, कि हमने क्या लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर स्टूडेंट, जो इस साल फाइनल ईयर में, फर्क नहीं पड़ता कि वो मतलब दोबारा रिपीट करें या नहीं करें, उस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो अभी फाइनल ईयर में है। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो कि फाइनल ईयर में है, ठीक है, जो कि BSc ऑनर्स कर रहे हैं, BSc कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स की डिग्री कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ सबसे पहले। उसके अंदर मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं BSc कंप्यूटर साइंस के बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि ऑनर्स वाला कर रहे हैं, और उसके अंदर मुझे हाँ बस इतना ही हो गया, राइट। तो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में फाइनल ईयर में है, कौन से ईयर में, 2020 में। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये मेरा क्या हो गया, पॉपुलेशन, ये हो गया मेरा पॉपुलेशन का डेफिनेशन। इस तरीके से पॉपुलेशन हम डिफाइन करते हैं कि क्लियरिटी रहे पूरा के हम जिसको कैलकुलेट कर रहे हैं, हम जिसके बारे में पता लगाने की कोशिश करें, उसमें कोई एम्बिगिटी ना हो, पूरा क्लियर हो ये। ठीक है, अब मान लेते हैं कि पॉपुलेशन साइज जो है हमारे पास, लेट्स से कि हर कॉलेज में 100 बच्चे हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के, लेट्स से, और 95 कॉलेजेस हैं, तो मेरा कैपिटल एन कितना हो गया, 9400 हो गया, राइट, क्योंकि 94 कॉलेजेस हैं और 100 बच्चे हर एक क्लास में हैं, मतलब हर जगह है, ऐसा मान के चल रहे हैं, जस्ट अज्यूमिंग फॉर द डेटा सेट। ओके, तो
अब मान लेते हैं कि हम जो जिस चीज में इंटरेस्टेड हैं वो क्या है, एवरेज मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज अब ऐड हो जाएगी, एवरेज मार्क्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर स्टूडेंट बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स प्रोग्राम, जो कि 2020 में ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो हम जिस चीज में इंटरेस्टेड हैं, जो मेरा पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है, वो क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, और जिस चीज के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ वो चीज क्या है, एवरेज मार्क्स। तो बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के जो स्टूडेंट है फाइनल ईयर के, जो 2020 में ग्रेजुएट हो रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उनके एवरेज मार्क्स क्या है, ये क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट है, ये मेरा पॉपुलेशन डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल मीन की बात करूं इस मामले में, तो मेरे पास अगर टोटल n स्टूडेंट्स हैं, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे करते करते x 9400 तक मैं जोड़ूं, और टोटल सम को अगर मैं 9400 से डिवाइड कर दूं, तो इससे मेरा जो कैलकुलेट होके आएगा उसको बोलते हैं म्यू। म्यू क्या होता है, म्यू का यहाँ पे मैं साइन नहीं बना पाऊंगा, पर आप लोग शायद सभी लोग म्यू का समझते हो, ग्रीक लेटर है म्यू, और 9400 से डिवाइड किया तो ये आया म्यू, ये हो गया मेरे पॉपुलेशन का मीन। ठीक है, और मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ कि मुझे सभी बच्चों का रिजल्ट मालूम है अभी। ठीक है, तो ये हो गया पॉपुलेशन का मीन, और उसके बेसिस पे हम सिग्मा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्मा क्या है मेरा, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। उसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी मेरा एक्स आई है, एक्स लिया आई माइनस जो मेरा म्यू है, ठीक है, इन सभी का हम सम करने वाले हैं, सम ऑफ एक्स आई म्यू। ठीक है, जो भी सॉरी, उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, उससे पहले हम एक और चीज करने वाले हैं, एक्स आई माइनस म्यू को का हम स्क्वायर करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्स आई माइनस म्यू का हमने स्क्वायर किया, जो भी स्क्वायर होके निकल के आया उस चीज का हमने सम किया, और सम हो जाने के बाद हमने टोटली उसको कैपिटल एन से डिवाइड किया, विच इज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, कैपिटल एन से डिवाइड कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका अंडर रूट लेंगे, तो उसको लिख दिया मैंने टू द पावर 0.5। ठीक है, तो ऐसे हमारा सिग्मा कैलकुलेट होता है। सिग्मा इज द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर पॉपुलेशन विल बी हाई। ठीक है, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा हाई होगा, और ऐसा क्यों है, क्योंकि जब मैं 94,000 स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, तो वहां पे मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कि सिर्फ 30 मार्क्स अगर पासिंग मार्क्स हैं, या 40 मार्क्स सिर्फ पासिंग मार्क्स है, तो मिनिमम 40 मार्क्स से लेके मैक्सिमम 100 मार्क्स तक, यानी वेरिएंस कितना है, टोटल 61 है। ठीक है, 60 है, राइट। तो 60 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा होगा, लेकिन कुछ कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ, तो कुछ कॉलेजेस के लिए, अगर कुछ कॉलेजेस का सैंपल लेता हूँ मैं, तो उसमें ये कम हो सकता है। जैसे कि अगर मैं कलिंदी कॉलेज की बात करता हूँ, या फिर मैं सेंट स्टीफन की बात करता हूँ, तो और लेट्स से कि वहाँ पे सभी बच्चों के 60 मार्क्स कम से कम आए हैं, तो अगर 60 से 100 के बीच में है, तो वहाँ पे वेरिएंस कम हो गया। तो जो सैंपल होता है उसके लिए हमारा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो सकता है, लेकिन पॉपुलेशन के लिए उससे ज्यादा होता है अक्सर। ठीक है, नाउ अब मान लेते हैं कि लेट्स से कि वी टेक रैंडम सैंपल्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस। अभी हम क्या कह रहे हैं कि लेट सपोज कि हम 50 स्टूडेंट, अ सैंपल ऑफ 50 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस। ठीक है, हमने 50 स्टूडेंट का हमने डेटा उठाया और सभी कॉलेजेस से उठाया। ठीक है, और 94 कॉलेजेस हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हर एक कॉलेज का हमने रिकॉर्ड बनाया हमने, कि ये हमारा कॉलेज नंबर 1 है। ठीक है, ये उसके डेटा है एक्स वन से लेके एक्स ऑल तक, उसका हमने क्या किया, उसका हमने मीन कैलकुलेट किया। तो जो सैंपल का मीन होता है उसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, एक्स के ऊपर बार लिख के आता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज कॉलेज 1 के लिए हो गया x1 बार। ठीक है, उसी तरीके से हमने बहुत सारे कॉलेजेस का ले लिया, कॉलेज 2 का, कॉलेज 3 का, और ऐसे करते करते हमने कॉलेज 94 तक ले लिया। ठीक है, तो
हमने सभी कॉलेजेस का हमने सैंपल कैलकुलेट किया। सैंपल में 50 वैल्यूज थे और उन 50 वैल्यूज का हमने मीन कैलकुलेट किया। तो हर एक कॉलेज के लिए अभी हमने क्या किया, मीन कैलकुलेट कर लिया। तो ऐसे मेरे पास 94 सैंपल्स हो गए। ठीक है, तो अभी जो 94 सैंपल्स हैं इन सभी के भी अपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन होंगे और ये डिस्ट्रीब्यूशन काफी हद तक रिजेंबल करेंगे मेरे पॉपुलेशन को, काफी हद तक, लेकिन एग्जैक्टली मैच नहीं करेंगे। अब मैंने क्या किया, ये जो x1 बार, x2 बार, x3 बार, x93, x94 आया, अब ये क्या है, मेरे लिए खुद एक ऐसी वैल्यू है जिसको मैं डेटा में प्लॉट कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो x1 से लेकर के x94 बार जो है, मैं इसका डेटा हिस्टोग्राम में प्लॉट कर लूंगा। ठीक है, आई प्लॉट x1 बार से लेकर के x94 बार तक, इसको मैं हिस्टोग्राम पे प्लॉट कर लूंगा, या फिर मैं कर्नल डेंसिटी एस्टिमेट इसका प्लॉट करूंगा, और उससे मुझे क्या मिल जाएगा, उससे मुझे मिल जाएगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दिस इज गोइंग टू गिव मी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इससे जो मुझे मिला वो मिल गया मुझे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। तो इस सैंपल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका भी कुछ मीन और वेरिएंस होगा। तो गजब की बात इसमें ये है कि जो मीन ऑफ मीन है, यानी एक्स एक्स बार का बार जो है, यानी मीन ऑफ एक्स अंडरस्कोर बार्स। ठीक है, जितने भी एक्स बार है मेरे पास, x1 से x94 बार, इन सभी का जो मीन कैलकुलेट होके आएगा ना, इट विल बी ऑलमोस्ट, ये वाला साइन मैं ऑलमोस्ट के लिए लगा रहा हूँ, जैसे कि सिमिलरिटी वाला साइन हुआ करता था 10th क्लास में, सिमिलरिटी चैप्टर में, मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड। तो उसी तरीके से ये मैं उसको डिनोट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्स बार की जो वैल्यू होगी ना, वो ऑलमोस्ट इक्वल टू होगी मीन के बराबर, पॉपुलेशन मीन के बराबर, पॉपुलेशन मीन। और ऐसा क्यों है, क्योंकि अल्टीमेटली हर एक कॉलेज का जो मीन है, ठीक है, वो अपने आप में तो क्या नाम है, उन सभी का, जो हर एक कॉलेज का C1 का जो मीन है और उसका स्टैंडर्ड मीन जो होगा वो एक्चुअल कॉलेज के मीन के आसपास होगा, थोड़ा दूर भी हो सकता है, लेकिन उसका वेरिएंस कम होगा। हर एक कॉलेज के लिए अपना अपना जो मीन है वो कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के आसपास होगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन सभी का कम होगा। लेकिन जब सभी कॉलेजेस के मीन का आप मीन निकालोगे तो वो लगभग एक पॉपुलेशन मीन की तरह ही काम करेगा, और जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो ऑलमोस्ट पॉपुलेशन मीन के बराबर होगी, विच विल बी इक्वल टू मीन। तो क्योंकि हमें पॉपुलेशन मीन हमें मालूम नहीं होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो सैंपल्स हमने जितने भी ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे हम अपना मीन, पॉपुलेशन मीन ऐसे पता लगाते हैं। तो अंजू, आई होप कि अब आपको जवाब मिल गया होगा कि हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन्स लेते हैं उसका मीन क्यों कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ओके सर, पता चल गया। ठीक है, तो मीन्स का जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो प्लॉट किया हमने, उसका जो मीन होता है वो हमारा पॉपुलेशन मीन बन जाता है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज टेकन एज द पॉपुलेशन मीन। और ओके सर। मीन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये जो मीन्स, जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो कि इन सभी मीन से निकल के आया है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग मीन्स, या फिर सैंपल्ड मीन्स बोलना चाहिए, ऑफ ऑल जो सैंपल्ड मीन्स। ठीक है, जो सैंपल जितने मीन है उन सभी का मिला के जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है हमारा, उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, और स्टैंडर्ड एरर जो होगा वो हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन से कम होगा। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड एरर है SE, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय, ठीक है, n टू द पावर 0.5, यानी n का अंडर रूट होता है। तो और n की वैल्यू अगर जब तक n की वैल्यू क्या है, 2 या 2 से बड़ी है, ठीक है, तब तक जो सिग्मा होगा वो हमेशा क्या नाम है, छोटा होता जाएगा, क्योंकि 2 का अंडर रूट कितना होता है, ग्रेटर देन 1, 1.414 होता है।
तो किसी भी नंबर को वन से बड़े नंबर से आप डिवाइड करोगे तो वो नंबर छोटा हो जाता है। इसीलिए स्टैंडर्ड एरर हमेशा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन से कम होगा, एंड विच इज टोटली राइट। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जो हमने मीन्स कैलकुलेट किए हुए हैं उन सभी का अपने आप में स्टैंडर्ड डेविएशन तो कम है, लेकिन इसी के साथ साथ एक दूसरे के साथ भी जो उनका जो डिफरेंस होगा वो थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन। इसीलिए हमारा स्टैंडर्ड एरर जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का जो है उससे कम होता है। और जैसे जैसे मैं अपना सैंपल का साइज बढ़ाता जाऊंगा, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो स्टैंडर्ड एरर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। इसका मतलब यह है कि स्टैंडर्ड एरर इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एन, यानी सिग्मा के नीचे है एन। स्टैंडर्ड एरर इधर ऊपर है, सिग्मा इधर इक्वेशन के दूसरी तरफ ऊपर है और एन नीचे है। यानी कि जैसे जैसे एन बढ़ेगा वैसे वैसे स्टैंडर्ड एरर घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है। ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड एरर मुझे कम करना है तो मुझे एन बढ़ाना पड़ेगा, या फिर अगर मुझे स्टैंडर्ड एरर ज्यादा करना है तो मुझे एन छोटा करना पड़ेगा। ओके, तो दैट्स हाउ स्टैंडर्ड एरर इज कैलकुलेटेड। ठीक है, तो अब इसी एग्जांपल के तहत हम अपना मीन कैलकुलेट, अब मुझे लगता है इतना क्लियर हो गया होगा कि मीन का मीन क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन मीन मालूम नहीं होता और उसको उसका एस्टिमेट पता लगाने के लिए हम लोग मीन्स का मीन कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा पॉपुलेशन मीन बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम की, क्योंकि अब जो हमें करना है वो सब कुछ सेंट्रल लिमिट थ्योरम के ऊपर डिपेंड करता है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम की जो स्टेटमेंट है जो कि मैंने लास्ट क्लास में ही बताई थी, अभी मैंने उसको थोड़ा और भी क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इट स्टेट्स दैट इफ यू हैव अ पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। ठीक है, अगर आपके पास कोई पॉपुलेशन है जिसका मीन म्यू है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, एंड टेक सफिशिएंटली लार्ज रैंडम सैंपल, सफिशिएंटली लार्ज सैंपल लेना है और रैंडम सैंपल लेना है। दोनों के अपने आप में मैथमेटिकल मीनिंग होते हैं और दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे अभी। ठीक है, तो एंड टेक सफिशिएंटली लार्ज रैंडम सैंपल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन में से, विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए केस थोड़ा अलग होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी। with replacement, then the distribution of the sample means will be approximately normal distribution। तो ये जो थ्योरम है वो कह रही है कि अगर आपके पास पॉपुलेशन मीन म्यू है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है जो आपने मैथमेटिकली लिखा हुआ है, और आप उस पॉपुलेशन में से, ठीक है, आप एक सफिशिएंटली लार्ज सैंपल ड्रॉ करते हो, ठीक है, रैंडमली, तो वो जो सैंपल्स आप ड्रॉ करोगे ना बार बार, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगा, और हमेशा नॉर्मल होगा, हमेशा, फॉर सफिशिएंटली लार्ज रैंडम सैंपल्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि दिस विल, अभी जैसे मैं बोला था कि दिस विल होल्ड ट्रू रिगार्डलेस ऑफ वेदर द सोर्स पॉपुलेशन इज नॉर्मल और स्क्यूड, प्रोवाइडेड द सैंपल साइज इज सफिशिएंटली लार्ज। ठीक है, मतलब क्या है कि फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, या फिर स्क्यूड है, स्क्यूड टू द राइट, स्क्यूड टू द लेफ्ट है, टेल्ड है, या फिर क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर मेरा सैंपल साइज लार्ज है और जैसे जैसे लार्ज होता चला जाएगा मेरा सैंपल का साइज, वैसे वैसे जो मेरा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल की तरफ अप्रोच करता जाएगा, यानी उतना ही ज्यादा नॉर्मल होता चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल हो गया, इसने हमारे लिए इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का बेस बना दिया इस थ्योरम ने। क्यों? क्योंकि इस थ्योरम का मतलब क्या है कि वी दिस मीन्स के वी कैन यूज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी नॉर्मल मॉडल। ठीक है, जो नॉर्मल जो जी स्कोर वगैरह हम बात कर रहे हैं वो सब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी मॉडल के अंदर आता है। तो दिस मीन्स के वी कैन यूज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी मॉडल टू क्वांटिफाई अनसर्टेनिटी। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच which tries to estimates the uncertainty। स्टैटिस्टिक्स का काम ही यही होता है कि अनसर्टेनिटी को एस्टिमेट करें, और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी मॉडल क्या है? एक तरीका है उसको एस्टिमेट करने का। तो दिस मीन्स के वी कैन use the normal probability model to quantify the uncertainty when making inferences about a population mean, when making inferences about a population statistic or parameter based on the sample statistic। तो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक को जब हम इन्फर करने की कोशिश कर रहे हैं सैंपल स्टैटिस्टिक के बेसिस पे, तो उस केसेस में
अगर मुझे ये कह दिया जाए कि जो मेरा डेटा होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो मेरे लिए क्वांटिफाई करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि अब मेरे पास प्री डिफाइंड तरीके हैं जिसके थ्रू मैं अपने डेटा को डिस्क्राइब कर सकता हूँ, डेटा को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, और उसको मैं मैनिपुलेट करके इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो मीन मीन ऑफ मीन्स होता है वो हमारा पॉपुलेशन पॉपुलेशन मीन की तरह काम करता है। लेकिन दूसरी चीज जो थी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम अभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसका एक सॉल्यूशन होता है कि लेट्स सपोज हमने सैंपल ऑफ सैंपल्स लिया हुआ है, और अक्सर जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो हम सिर्फ एक सैंपल उठाते हैं। सैंपल ऑफ सैंपल्स तो हो ही गए, वो हमारा बेसिस बन जाता है सारा काम करने के लिए। लेकिन जब हम काम करते हैं तो एक सैंपल के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जिस सैंपल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जीआरई स्कोर निकाला हमने एक पर्सन का, जिसका कि 320 निकल के आया मीन, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमने एक्स में से एक्स बार को माइनस करके कैलकुलेट किया था। ठीक है। तो अभी उसी तरीके से अगर आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं मालूम है, तो हम क्या करते हैं, हम जिस सैंपल के ऊपर काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसको हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह ट्रीट करते हैं कि ये हमारा सिग्मा है। ठीक है। तो अगर हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम नहीं होगा, जो कि हमें नॉर्मली होता ही नहीं है, ज्यादातर जब भी आप रियल लाइफ सिनेरियो में काम करोगे तो पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का आइडिया ही नहीं होगा हमें। ठीक है। तो जो हमारे हाथ में सैंपल है, जिसको कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसको ऊपर हम हाइपोथेसिस वगैरह सब लगा रहे हैं, जिसको हम टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे इन्फेरेंसेस बना रहे हैं, उसी सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह ले लेंगे। ठीक है। और उसी के बेसिस पे हम जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन के आया है मीन्स का, या फिर जो भी स्टैटिस्टिक के ऊपर काम कर रहे हैं, सिंप्लिसिटी के लिए मीन के ऊपर ही रहेंगे। ठीक है। तो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है मीन का, उसका हम स्टैंडर्ड एरर इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि एस इज इक्वल टू सिग्मा, जो कि अब हमने इस तरीके से पता लगाया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, विच इज द साइज ऑफ एन इज द साइज ऑफ सैंपल, कि सैंपल में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स या फिर कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। ओके। अब एक दो चीजें और हैं जो कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में हमें मालूम होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। जैसा कि मैं बोल रहा था कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है कि सैंपल साइज सफिशिएंटली लार्ज इनफ होना चाहिए। ठीक है। एक चीज ये थी, और दूसरा क्या था कि वो रैंडम होना चाहिए। अब ये दोनों बातों का मतलब क्या है, ये दोनों बातें क्या बन जाती है मेरे सेंट्रल लिमिट थ्योरम के लिए कंडीशन बन जाती है कि अगर मुझे कहीं पे भी ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगा पाना है, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम को अप्लाई कर पाना है सेंट्रल लिमिट थ्योरम को, तो मुझे ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, और इन दो कंडीशंस का कुछ ब्रॉडली मीनिंग होता है। ठीक है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है, ठीक है, वो होती है इंडिपेंडेंस। दो कंडीशंस होती हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम की। पहली कंडीशन क्या है, इंडिपेंडेंस। ठीक है। कंडीशंस फॉर स्टैंड, इसके नोट्स में आप लोगों को सेंड करूंगा, इट्स हैंड रिटन नोट। ठीक है। आई एम गोइंग टू मेक अ पीडीएफ फॉर इट, और उसको मैं भेजने वाला हूँ आज आप लोगों को। ठीक है। तो पहला क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंस। ठीक है। तो पहला इंडिपेंडेंस, पहला कंडीशन है इंडिपेंडेंस, वो क्या कहता है कि जो मेरा सैंपल ड्रॉ हो, ठीक है, उसका हर एक यूनिट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ठीक है। अगर वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मेरा यूनिट जो मैं सैंपल जहां से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम को मैं अप्लाई नहीं कर सकता। वो मेरे लिए इन्फेरेंसेस जो देगी वो गलत होंगे, वो सही नहीं होंगे, या फिर सही से ज्यादा दूर होंगे। ठीक है। तो इंडिपेंडेंस को हम इंश्योर करने के लिए क्या करते हैं, हम पहला काम जो करते हैं वो ये होता है कि वी ड्रॉ रैंडम सैंपल्स। ठीक है। रैंडमली हम सैंपल्स को कैलकुलेट करते हैं विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट
हम क्यों करते हैं और रैंडम सैंपल्स का मतलब क्या हुआ। रैंडम सैंपल्स का यहाँ पे मतलब ये हुआ कि हम किसी को भी बिना किसी बायस, किसी भी यूनिट को, किसी भी ऑब्जर्वेशन को बिना किसी बायस के उठा रहे हैं, बिना किसी ऑर्डर, बिना किसी प्रायोरिटी के उठा रहे हैं। और विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने कौन सा पॉइंट कब उठाया, ठीक है, कौन सा ऑब्जर्वेशन, कौन सा यूनिट कब उठाया, सभी यूनिट की प्रोबेबिलिटी हमेशा बराबर होगी। यानी कि किसी भी यूनिट का, किसी भी ऑब्जर्वेशन का जो मेरे पॉपुलेशन के अंदर है, उसका मेरे सैंपल में सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा इक्वल होगी। सो किसी, हर किसी के पास बराबर हक है सैंपल में सिलेक्ट हो जाने का। दिस इज व्हाट इंडिपेंडेंस बेसिकली मींस कि हम सभी के पास बराबर हक है और हम सभी इंडिपेंडेंट हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं सैंपल में सिलेक्ट हो गया हूं तो मेरे बगल वाले भी सैंपल में कैलकुलेट हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। ऐसा नहीं होता, इंडिपेंडेंस मेंटेन रहती है। ठीक है, यही मेरा पहला यही सेंट्रल लिमिट थ्योरम का पहला कंडीशन होता है। हालांकि कई बार क्या होता है जब हम रियल लाइफ में काम करते हैं तो जैसे कि अगर हम रियल लाइफ में सैंपल ड्रॉ करेंगे ना तो हम रिप्लेसमेंट के साथ सैंपल ड्रॉ नहीं कर सकते। लेट्स सपोज कि मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूं कि आप लोग ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के मार्क्स पता लगा के आओ और अपने ही कॉलेज का, अपनी ही क्लास का पता लगा के आओ, और मैं 5 लोगों को यही टास्क देता हूँ। 5 लोग सेम सर्वे लेके पूरी क्लास के पास जाएंगे तो पहले पर्सन को तो लेट्स सपोज सबने जवाब दे दिया, दूसरे पर्सन के लिए भी सेम जवाब सभी को देना होगा तो सभी लोग उसके जवाब नहीं देने वाले हैं। आई मीन जो लोग रिपीटेडली उसको देख रहे हैं, मतलब लेट्स सपोज कि 50 का क्लास साइज है और सभी बच्चे 10-10 सैंपल ले रहे हैं। ठीक है, तो 10 में से अगर एक पर्सन भी किसी के लिए रिपीट होता है तो वो पर्सन बोलेगा मैं ऑलरेडी फिल कर चुकी हूँ, मैं फिल करने नहीं वाली हूँ। तो रियल लाइफ में जब हम सैंपल ड्रॉ करते हैं ना तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी सर्वे और क्वेश्चनर के फॉर्म में होता है डेटा कलेक्ट, तो हम डेटा विद रिप्लेसमेंट ही नहीं कर पाते, आई मीन विदाउट रिप्लेसमेंट ही करते हैं। तो इंडिपेंडेंस को थोड़ा सा मेंटेन कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो उस केसेस में हम क्या करते हैं कि इफ वी आर ड्रॉइंग सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि एक बार जिसको चुन लिया उसको सैंपल जो सैंपल में सिलेक्ट होने की जो जो चांसेस है उसमें से हटा दिया पूरी तरीके से कि अब इसको दोबारा सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इफ वी आर ड्राइंग सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट देन द साइज ऑफ आवर सैंपल शुड बी 10%, 10%, 10% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि अगर मेरा पॉपुलेशन साइज n है, ठीक है, अगर मेरा पॉपुलेशन साइज n है तो मेरा स्मॉल n कितना होना चाहिए, n शुड बी इक्वल्स टू 10% ऑफ n। तो अगर मेरे पास 1000 लोग हैं मेरे पॉपुलेशन में तो मैं उसका 10% विच इज 100, तो मेरा मैक्सिमम सैंपल साइज जो होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। और 100 से एक्सीड ना करे, वो 100 के थोड़ा नीचे हो जाए, 100 हो जाए, पर 100 को एक्सीड ना करे, क्योंकि जैसे 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 मेरा ये परसेंटेज 10 के बजाय 20, 30, 40, 50 बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरा इंडिपेंडेंस कम होता जाएगा और मेरे डेटा के अंदर डिस्क्रिपेंसीज बढ़ जाएंगी, जिसके थ्रू जिसके होने की वजह से सेंट्रल लिमिट थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो वो रिजल्ट उतना एक्यूरेट, उतना प्रिसाइज नहीं देगी जितना हमें चाहिए, और हमारा जो भी इन्फेरेंस बनाएंगे वो एक्यूरेट नहीं होगा, वो बहुत गड़बड़ होगा। ठीक है, तो जो हमारी पहली कंडीशन है इंडिपेंडेंस, उसमें हम अगर जहां भी पॉसिबल है वहां पे हम रैंडम सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट ड्रॉ करेंगे, और जहां पे विद रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है वहां पे हम पॉपुलेशन साइज के बेसिस पे सिर्फ 10% ही रखेंगे अपने सैंपल साइज को, उससे एक्सीड नहीं सर, करेंगे। यस, ये हमेशा ही पॉपुलेशन साइज का 10% रख के चलेंगे हम? क्या चीज? जो आप 10% लेके चल रहे हैं पॉपुलेशन साइज का, तो चाहे हाँ हमारे पास पॉपुलेशन साइज कुछ भी हो तो हम हर बार ही 10% ही कंसीडर करेंगे? बिल्कुल, ये हमारे पास कंडीशन है और मैं उसको तुम्हें इसके लिए तुम्हें एक वजह भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ। ओके लेट्स सर। सपोज, लेट्स सपोज कि हम क्या, हम काम कर रहे हैं जेनेटिक, हम जेनेटिक्स पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया का। लेट्स सपोज मैं गाजियाबाद में रहता हूँ और मैं गाजियाबाद में एक पर्टिकुलर एरिया का
जहाँ पे 1000 लोग रह रहे हैं सपोज मेरे एरिया में, और हम ये पता लगाना चाहते हैं कि यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, किस किस तरह के जीन्स के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, किस किस प्रकार की डाइवर्सिटी है यहाँ पे, ठीक है, कितनी डाइवर्सिटी है यहाँ पे। तो जीन्स का डाइवर्सिटी का पता लगाने का मतलब ये है कि जीन्स अलग अलग हों। तो एक फैमिली के जो लोग होते हैं उनके जीन्स काफी सिमिलर होते हैं, राइट। तो अगर मैं ऐसे डेटा के ऊपर काम कर रहा हूँ और मेरे पास 1000 लोग हैं लेट्स सपोज, ठीक है, और 1000 लोगों में से लेट्स सपोज मैंने क्या किया, मैंने मैंने 50 बार सैंपल ड्रॉ किया लेट्स सपोज, ठीक है, और मैंने सैंपल साइज क्या रखा, मैंने सैंपल साइज रखा 500 पीपल। तो 1000 की पॉपुलेशन है और मैं 500 का सैंपल ले रहा हूँ, विच इज अ गुड आइडिया। जितना बड़ा सैंपल उतना बेटर होता है नॉर्मली। अगर हम विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो जितना बड़ा सैंपल उतना एक्यूरेट होता है स्टैटिस्टिक हमारा, एस्टिमेशन भी एक्यूरेट होता है। लेकिन जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं और हमने क्या किया कि हमने 500 लोग उठा लिए 1000 में से, तो अब उन 500 लोगों में अगर आप सिलेक्टेड हो तो देयर इज अ रियली हाई चांस, ठीक है, बहुत हाई चांस है कि आपका फैमिली मेंबर भी कोई ना कोई उसमें बिलोंग करेगा, वो भी आपके साथ में सिलेक्ट हो गया होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो डाइवर्सिटी जो वो पता लगाने की कोशिश कर रहा है, लेट्स सपोज कुछ फैमिली ऐसी हो गई जो कि पूरी पूरी सिलेक्ट हो गई इसके अंदर, ठीक है। तो अब क्या है, हो सकता है कि कुछ अलग जीन्स के जो लोग हैं जो सिलेक्ट हो सकते थे वो सिलेक्ट नहीं हो पाए, या फिर ऐसा हुआ कि एक ही तरीके के जीन के लोग ज्यादातर सिलेक्ट हो गए और हमें क्या लगा कि भाई यहाँ तो 500 लोग हैं, 500 लोगों में 5 फैमिली उठाई हमने, सभी के घर में 10-10 लोग थे, 15-15 लोग थे, तो ये 75 लोग, तो मतलब 5 तरह की फैमिली या फिर 15 तरह की फैमिली, 20 तरह की फैमिली उठाई हमने। और हमको क्या लगा कि यही 20 तरह के जीन्स रहते हैं, हालांकि हो सकता है कि वहां पे 500 तरह के जीन्स रहते हैं वहां पर, आई मीन डाइवर्सिटी के मामले में, ठीक है। बट हमें हमें हमने जो डेटा उठाया उसमें हमारे रिलेटिव्स भी सिलेक्ट हो गए। तो जितना ज्यादा सैंपल साइज होगा उतना ही ज्यादा मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके सिलेक्ट सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी हो जाती है। तो इसीलिए हम सैंपल साइज कम रखते हैं कि अगर सैंपल साइज कम है तो मेरे साथ में जो मेरे लोग सिलेक्ट होने वाले हैं जो कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों का सैंपल में सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत घट जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है। इसीलिए हम सैंपल साइज को छोटा रखते हैं। जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ेगा, जो रिलेटेड डेटा है, एक दूसरे से जो डिपेंडेंट डेटा है, उनका सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है बड़े सैंपल साइज के अंदर, ठीक है। ओके सर। तो जब भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हम अपना सैंपल साइज को पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंग 10% के आसपास रखेंगे, जिससे कि मतलब मेरा डेटा ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये थी हमारे लिए पहली कंडीशन, ठीक है। इसके बाद दूसरी कंडीशन जो हमारे पास आती है उसको बोलते हैं सैंपल साइज और स्क्यू, ठीक है। सैंपल साइज और स्क्यूनेस ऑफ पॉपुलेशन, ये मेरा दूसरा कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन कहता क्या है कि ईदर द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी नॉर्मल, या तो मेरा पॉपुलेशन जो है वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, और इफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड और नॉट रोन, या फिर अगर मेरा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है या फिर मालूम नहीं है हमें कि वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, देन द सैंपल साइज शुड बी सफिशिएंटली लार्ज। तो उस कंडीशन में मेरा सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए, और आइडियली एन शुड बी ग्रेटर देन 30, यानी सैंपल साइज 30 से बड़ा होना चाहिए। और जितना ज्यादा मेरा पॉपुलेशन डेटा स्क्यू होगा उतना ही ज्यादा मैं मुझे सैंपल साइज लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर सैंपल साइज छोटा हो जाएगा तो फिर मेरा जो सेंटर लिमिट थ्योरम के बेसिस पे जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आएगा वो नॉर्मल से उतना ज्यादा दूर होगा, ठीक है। जितना स्क्यू डेटा है और छोटा सैंपल है उतना ही खराब एस्टिमेशन होगा नॉर्मल की तरफ मेरे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो अगर मेरा डेटा स्क्यूड है, इफ माय डेटा इज स्क्यूड, ठीक है, if my data is highly skewed, then the size of sample for my data should be large, ठीक है, शुड बी लार्ज। और
हमें कोशिश क्या करनी है कि n का जो वैल्यू है वो 30 से बड़ा रहे हमेशा, एज ग्रेटर देन 30 एज पॉसिबल, जितना बड़ा सैंपल साइज हो सके उतना ज्यादा रहे। आई मीन नॉर्मल के केस में तो छोटा सैंपल साइज 10 12 15 भी काम करेगा, लेकिन अगर आपका डेटा स्क्यूड है तो 30 से नीचे जाओगे ना सैंपल साइज के लिए और आप उसको प्लॉट करके देखोगे तो आप देखोगे कि वो नॉर्मल से उतना ही ज्यादा दूर होगा। हमने लास्ट क्लास में किया भी था, जो हमारे पास डेटा था वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, वो बाय मॉडल था, है ना। और जब हम उसका सैंपल साइज 100 के लिए ड्रॉ कर रहे थे तो नॉर्मल से के पास था, लेकिन जब हमने सैंपल साइज को 500 400 कर दिया था तो वो और भी ज्यादा नॉर्मल के करीब हो गया था। अगर आप सैंपल साइज उसमें 25 का इस्तेमाल करोगे या 30 या 10 का इस्तेमाल करोगे तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और भी ज्यादा अलग निकल जाएगा, नॉर्मल जैसा नहीं लगेगा, नॉर्मल के से थोड़ा अलग लगेगा वो। ठीक है, तो अगर मुझे सही एस्टिमेशन करना है यूजिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसका इंडिपेंडेंस इंश्योर करूंगा। दूसरी चीज में क्या करूंगा, सैंपल का जो साइज है वो मैं बड़ा रखूंगा डिपेंडिंग अपॉन द स्क्यूनेस ऑफ द पॉपुलेशन। अगर जितना ज्यादा स्क्यूड है उतना ही ज्यादा सैंपल साइज मेरा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशंस होती हैं जिसके बेसिस के ऊपर सीएलटी थ्योरम की जो एक्यूरेसी या प्रिसीजन या फिर उसका काम करने का या फिर जो उसका रिजल्ट है उसकी उसका जो एक्यूरेसी है वो उतना ज़्यादा हाई होगा, और वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा हाई या लो है या नहीं। ठीक है। अभी क्योंकि अभी हम बात कर ही रहे हैं तो ये चीज़ पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपको किसी भी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन समझना हो, चाहे वो पॉपुलेशन के लिए हो या सैंपल के लिए हो, तो आप हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हो, आप डेंसिटी प्लॉट प्लॉट कर सकते हो, आप बॉक्स प्लॉट प्लॉट कर सकते हो, ये सब चीज़ें आप प्लॉट कर सकते हो और आप इनके थ्रू देख सकते हो। और ये 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 चीज़ें जैसे बॉक्स प्लॉट हो गया, वो जितना ज़्यादा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड आपको नजर आएगा, सिमेट्रिक जितना ज्यादा नजर आएगा उतना ही ज्यादा आपका डेटा नॉर्मल है। हिस्टोग्राम में भी बीच में हाई और बाकी तरफ लो जा रहा है तो वो नॉर्मल है। डेंसिटी कब तो सीधा सीधा दिखा रहा है कि वो नॉर्मल है। ठीक है, तो आप इन तीनों चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो पता लगाने के लिए कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है। और अगर मेरा डेटा पॉपुलेशन का डेटा अगर नॉर्मली स्क्यूड है तो देयर इज अ रियली हाई प्रोबेबिलिटी कि जो मेरा सैंपल, एक भी सैंपल जो हम ड्रॉ करेंगे ना, हर एक सैंपल जो होगा वो सभी के सभी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, बहुत हाई चांस होता है इस चीज के लिए। ठीक है। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट पार्ट टू इट। ओके ओके, सो आई होप इतना पार्ट सभी को क्लियर हो गया है कि सैंपल साइज कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्यों लार्ज होना चाहिए, कब लार्ज होना चाहिए, स्टैंडर्ड एरर का मीनिंग क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग क्या है, मीन का मीन क्यों कैलकुलेट किया हमने, ये सब चीज़ें सभी को क्लियर हो गई होगी आई होप। अब मैं एक सवाल पूछने वाला हूँ। हेलो। सर जो सैंपल एरर है हमें क्या इसमें फाइन भी करना पड़ेगा, मतलब जो हम लोग कोड कर कैसे होगा, एक बार मतलब जो फिर से। सैंपल एरर है हमें वो निकालना पड़ेगा। सैंपल मतलब एरर। ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है हाँ, जिसमें हमें सैंपल एरर निकालना पड़ेगा। मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ, आप सैंपल एरर के थ्रू कहना क्या चाहते हो, सैंपल एरर, स्टैंडर्ड एरर या सैंपल एरर, दोनों अलग चीजें हैं। स्टैंडर्ड एरर या फिर सैंपल का स्टैंडर्ड एरर। सर हमने तो स्टैंडर्ड एरर पढ़ा है कि सैंपल एरर पढ़ा है? हमने स्टैंडर्ड एरर पढ़ा है, सैंपल एरर नहीं हाँ पढ़ा। हाँ हाँ ठीक है, तो जैसे इसमें फॉर्मूला दिया होगा, सपोज अगर हमें ये चीज एग्जाम में निकालने को आ गया तो हमें फॉर्मूला हाँ, कैसे पुट करेंगे, सिग्मा का निशान तो होता ही नहीं है। देखो अगर आपको एग्जाम में, मैं वो इसी के लिए आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा था, आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो आपको आपने जो सैंपल ड्रॉ किया है आपको उस सैंपल का स्टैटिस्टिक जरूर दिया जाएगा कि ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, तो जो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो उसी सैंपल, क्योंकि वही वाला सैंपल हमारा इन क्वेश्चन है, तो उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मेरे पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह काम करेगा उस केस में। ठीक है, और जो मेरा सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो स्टैंडर्ड एरर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया, हमें सैंपल का साइज मालूम है, तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, सीधा आ जाएगा, राइट।
क्लियर है ममता? तो सिग्मा का निशान तो होता ही नहीं है ना, मतलब लैपटॉप में या फिर कहीं पे, तो हम देखो, मतलब फिर कैसे प्रूव करेंगे? जो हम स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करते हैं वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं, वो एक सैंपल के लिए नहीं होता। वो सभी सैंपल्स जो हमने ड्रॉ किए हैं उसका, उन सभी सैंपल्स का टोटल प्लॉट, उनके जो मीन हमने प्लॉट किए हैं उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। डेफिनेशन क्लियर करेंगे वाला, ठीक है? तो स्टैंडर्ड ओके एरर सर। क्या है? जो सारे मीन्स हमने जो सारे सैंपल्स लिए हैं उन सभी के जो हमने मीन्स लिए हैं, उस मीन्स का जब हमने डेटा प्लॉट किया और उनके मीन्स के बीच में जो डिफरेंस है, जो वेरिएशन है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड एरर। ठीक है? और जब हम काम करते हैं तो एक पर्टिकुलर सैंपल के ऊपर करते हैं। बहुत सारे सैंपल्स जो उठाए हमने वो सैंपल स्टैटिस्टिक बनाने के काम आते हैं, वो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के काम आते हैं। ठीक है? लेकिन हम काम तो एक पर्टिकुलर सैंपल के ऊपर ही करते हैं, जो सैंपल हमारे पास इन क्वेश्चन है। ठीक है? तो जो सैंपल हमारे लिए इन क्वेश्चन है उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसी को हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह मान के चलेंगे कि दिस इज माय बेस्ट गेस फॉर द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है? ओके सर। ठीक है? तो अब आपको, क्योंकि पॉपुलेशन के लिए बेस्ट गेस मिल गया आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, और आपको सैंपल साइज गिवन होगा हमेशा, तो आप उसके बेसिस पे जो सैंपल साइज है उस सैंपल साइज के लिए आप स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर सकते हो कि फॉर ऑल द सैंपल्स ऑफ द साइज, जो भी साइज है दिस विल बी द स्टैंडर्ड एरर। ठीक है? तो अब मैं एक क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ और आई एम गोइंग टू आस्क यू गाइस अबाउट वेदर और नॉट दिस कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग वॉट एवर वी हैव स्टडीड अप टिल नाउ। ठीक है? द क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनना सभी लोग। सपोज यू पिक अप योर फोन 100 टाइम्स अ डे। आप अपना सेल फोन को 110 बार दिन में उठाते हो, विच इज क्वाइट एन एवरेज रियल लाइफ में। ठीक है? तो सपोज आप अपने फोन को दिन में 110 बार उठाते हैं। Let the length of usage of phone during each of those 100 times is plotted and is almost normal with a big tail, जो कि कॉमन चीज है। ठीक है? तो आपने क्या किया, 110 बार आपने फोन उठाया है दिन में। ज्यादातर वक्त आप क्या करते हो, सिर्फ उठाते हो, देखते हो कि नोटिफिकेशन आया या नहीं, नोटिफिकेशन आया नहीं। कई बार होता है नोटिफिकेशन आया होता है पर हम उससे डील नहीं करना चाहते, तो देखा और रख दिया। कई बार क्या करते हैं, देखा नोटिफिकेशन आया है, चेक किया, रिप्लाई किया, और कभी कभी हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं फ़ोन उठाने के बाद, और कभी कभी हम टाइम बहुत कम स्पेंड करते हैं। तो ज़्यादातर जो होता है 110 में से ज़्यादा टाइम जो होगा, आप बस नोटिफिकेशन देखोगे और रख दोगे, टाइम देखोगे और रख दोगे, देखोगे कि कोई नोटिफिकेशन आया है नहीं, रख दोगे, ऐसा होता है। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो थोड़ा सा स्क्यूड होगा, वो उसका थोड़ा सा टेल होगा, राइट? और वो टेल किस तरफ होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम की तरफ। कि क्योंकि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि जब भी हमने फ़ोन उठाया तो हमने कितनी देर तक उसका इस्तेमाल किया। तो ज़्यादातर वक्त हम उसका इस्तेमाल कम करेंगे, और कुछ ऐसा भी ज़्यादा वक्त होगा जिसमें हम काफ़ी देर तक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? तो हमारे पास एक टेल भी होने वाली है इसमें, इतना तो क्लियर है। ठीक है? अब मान लेते हैं कि जो मीन लेंथ ऑफ यूजेज इज 3.4 मिनट। जो मीन इस्तेमाल करने का वक्त है फोन को वो है 3.4 मिनट्स। ठीक है? तो अब सवाल ये है, इस डेटा के बेसिस पे, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो मैंने आप लोगों को बताया है, सवाल ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड पिकअप ऑफ फोन यूजेज लास्ट मोर देन 5 मिनट। क्या पॉसिबिलिटी है कि कोई भी 110 में से मैं किसी रैंडमली पिकअप को उठा लूं, और मैं और मैं ये पता लगाने की कोशिश करूं कि उस बार जब मैंने फ़ोन उठाया था तो मेरा फ़ोन 5 मिनट से ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी? क्या मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ? मीन आप लोगों को दे दिया है मैंने, 110 बार इस्तेमाल हुआ है वो भी दे दिया है मैंने, और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है इसमें। और मैंने आपको पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बताएं कि आपने फ़ोन उठाया और 5 मिनट से ज़्यादा इस्तेमाल हुआ वो। क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? और क्या अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका इस्तेमाल इसमें लगेगा या नहीं लगेगा, ये भी। जेड स्कोर निकाल के पता चलेगा क्या? जी स्कोर क्यों निकालोगे इसके लिए? स्टैंडर्ड डेविएशन की तो बात ही नहीं हुई, ना ही स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है इसमें, तो जी स्कोर तो लग ही नहीं पाएगा इसमें, है ना?
तो सर फिर ऐसे तो कैलकुलेट हम कर नहीं पाएंगे, प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बगैर? गुड। तो अगर हमारे पास ऐसा सवाल कभी भी उठ के आएगा, तो ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए हमें जी स्कोर की जरूरत नहीं होती, या फिर जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। इस सवाल को मैं दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकता था कि 110 बार मैंने फोन उठाया है, उसमें से कितनी बार मैंने फोन उठाया है जब 5 मिनट से ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ है। ऐसे भी बोल सकता था इस सवाल को मैं। ध्यान से सोच के देखो, दोनों बात एक ही है ना। तो अगर मुझे ये मालूम पड़ जाए कि 110 में से मैंने 28 बार जब फोन उठाया तो 5 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल किया, तो मेरे लिए प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या हो गया कि 28 डिवाइडेड बाई 110, सीधा प्रोबेबिलिटी निकल गई, राइट। 28 तो आपने खुद अज्यूम किया है ना, हमें पता नहीं हाँ, था ना 28 तो। हमें मालूम नहीं था, बट द पॉइंट इज के आपको इसका आंसर निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको बस ये जानने की जरूरत पड़ी कि कितनी बार 5 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल हुआ था, है ना। तो सवाल कौन से हैं जिनके लिए हमें इस आज तक का टॉपिक पढ़ा गया उसका इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, और ये आप लोग धीरे धीरे सीखोगे। मैं बस इसको एक पॉइंट आउट करना चाहता था कि हर जगह हम इस थ्योरम को अप्लाई नहीं करेंगे, कहीं कहीं सीधा आंसर भी हमें मिल सकता है, ठीक है। तो हम सीधी जगह पे लंबा रास्ता चलने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलो अब मैं एक और सवाल सर पूछता हूँ। यस यस यस। अगर आप 28 इंक्लूड नहीं करते जो आपने बाद में एज्यूम किया, तो सर उसके बगैर तो हम कैसे पता लगाते? हाँ, उसके बगैर पता नहीं लगा सकते थे हम, बिल्कुल। तो क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं सकता था, ठीक है। तो हाँ लेकिन सर। अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती कि हर 110 बार में जब यूज हुआ है तो कितने कितने मिनट यूज हुआ है, अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जैसे कि मैंने बोला भी हुआ है कि हमने हिस्टोग्राम प्लॉट किया है, जो कि मैंने अभी आपको इसमें दिखाया नहीं, मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा इसमें, राइट। तो अगर वो हिस्टोग्राम आपको मैं दिखा देता तो आप उसका जवाब दे सकते थे, राइट। हाँ, हिस्टोग्राम से देख के आप एडिक्वेट। एन पता लगा सकते हाँ थे, सर। और कब कब 5 मिनट से ज्यादा कैलकुलेट है वो भी पता लगा सकते थे। तो आप उसका जवाब दे सकते थे अगर आप हिस्टोग्राम आप देख पाते तो, है ना। और कोई डेटा की यस। जरूरत नहीं पड़ती, दैट वाज द होल पॉइंट, ठीक है। तो अब मेरे पास एक और सवाल है। नाउ द क्वेश्चन इज कि लेट्स से कि आपके फोन में 3000 सॉन्ग हैं, ठीक है। लेट्स से कि आपके पास 3000 सॉन्ग हैं, और एवरेज लेंथ जो है सॉन्ग की वो है 3.4 मिनट्स, ठीक है। तो 3000 सॉन्ग है और उनका मीन क्या है 3.45 मिनट्स, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 1.63, ठीक है। तो आपको मीन मालूम पड़ गया, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम पड़ गया, ठीक है। नाउ लेट्स से कि अब ये जो कोविड-19 का लॉकडाउन चल रहा है ये खत्म हो गया और कोई वैक्सीन आ गई और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है, लेट्स से, ठीक है। और आपने क्या डिसाइड किया कि आज तो 6 घंटे के ड्राइव पे जाना है मुझे, ठीक है, और ड्राइव पे जाना है और गाने सुनने हैं पूरे। तो आपने क्या किया, 6 घंटे के ड्राइव पे जाने के लिए आपने पेन ड्राइव लिया और आपने क्या किया, 100 रैंडम सॉन्ग सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। रैंडमली 100 सॉन्ग जो भी उठा सकते थे एक्साइटमेंट में, आपने 100 सॉन्ग उठाए और सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। और आप 6 घंटे के लिए ड्राइव पे जा रहे हो, ठीक है। So, the on the basis of this data, the question is, what is the probability that playlist will last entire drive without any repeat? यानी कि आपने जो प्लेलिस्ट आपने जो सिलेक्ट किया है 100 सॉन्ग का अपने पेन ड्राइव के अंदर, वो उसके सारे सॉन्ग जो है पूरे 6 घंटे चलेंगे बिना रिपीट के, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो बिना मेथड को अप्लाई किए, या फिर मेथड का अप्लाई करोगे तो कैसे करोगे? फिर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? जो आपने वो डेविएशन दिया है वो हम्म, डिवाइडेड बाय मतलब जो फॉर्मूला है उसे यूज करके हो जाएगा। एक बार आप डेटा रिपीट करोगे? बिल्कुल। हमारे पास मीन है 3.45 मिनट्स, ठीक है, पॉपुलेशन मीन, ठीक है। और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.63, यहाँ पे मुझे मालूम है दोनों पॉपुलेशन का, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूँ कि 6 घंटे की ड्राइव है मेरी, ठीक है, और 100 सॉन्ग्स मैंने अपने सैंपल में सिलेक्ट किए हैं, ठीक है।
कैसे कैलकुलेट होगा ये? कोई मुझे बताएगा, कोशिश करना चाहेगा इसके लिए? इसका जल्दी से जवाब दो, फिर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करेंगे और कॉन्फिडेंस इंटरवल पूरा खत्म कर देंगे। जो लास्ट क्लास में थोड़ा सा बच गया था उसको इंक्लूड करके, ठीक है? So that in next class we can start with the hypothesis. पब्लिक स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय 6 मतलब आवर्स के लिए मतलब अंडर रूट और फिर प्रॉपर नहीं Okay, let me give some idea कि यहाँ पे पॉपुलेशन का मीन गिवन है, ठीक है? और यहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड एरर भी गिवन है। आई मीन क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो स्टैंडर्ड एरर निकाल सकते हैं सैंपल साइज के बेसिस पे। तो अगर मुझे जी स्कोर कैलकुलेट करना है तो मुझे सिर्फ एक और चीज की जरूरत है। वो चीज क्या है? अगर मुझे सैंपल मीन सैंपल वाला मीन, गुड। यानी कि सैंपल मीन, यानी अगर करेक्ट टर्म में बोलूं कि मुझे पॉइंट एस्टिमेट चाहिए जिसके लिए कि मैं जी स्कोर कैलकुलेट करना चाहता हूं, राइट? हाँ तो अब ये पॉइंट एस्टिमेट क्या होगा? ठीक है, अब ये क्या होना चाहिए? कौन बता सकता है इसको? 6 घंटे की ड्राइव है और 100 सॉन्ग्स हैं। जो 100 सॉन्ग्स है मेरे पास, 100 को उसके डिवाइड कर 36 से उसके लिए मीन क्या होना चाहिए टाइम ड्यूरेशन का? 100 सॉन्ग्स के लिए टाइम ड्यूरेशन का मीन क्या क्या होना चाहिए? 360 मिनट है, 6 घंटे का मतलब ये हुआ, राइट? 13.3 कुछ नहीं नहीं नहीं, 6 घंटे में हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो टोटल मिनट कितने हो गए? 360, ठीक है? और 100 सॉन्ग्स है आपके पास, ठीक है? तो टोटल मिनट्स जो आप चलाना चाहते हो सॉन्ग्स को वो है 360। 20 का कुछ डिफरेंस, ठीक है? सॉन्ग्स हो गए आपके पास 100, यानी कि आपका जो सैंपल के लिए मीन होना चाहिए, यानी जो पॉइंट एस्टिमेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एक्स अंडरस्कोर बार इन क्वेश्चन, यानी हमारा पॉइंट एस्टिमेट क्या होना चाहिए? 360 मिनट चले मेरे 100 सॉन्ग, ठीक है, विच इज 3.6। ये बात क्लियर आई सभी को? जो मैंने किया, क्या ये सही सर लग वही रहा तो है बोला कुछ? मैंने 3.63 अच्छा ओके, 3.6 आएगा बच्चे, एग्जैक्ट 3 आ ही नहीं सकता इसमें 6 घंटे में, ठीक है? ओके, ठीक है, मतलब पॉइंट ये है कि आप लॉजिक समझ रहे हो, ठीक है? तो 360 मिनट 100 सॉन्ग, तो 3.6 आ गया हमारे लिए क्या? पॉइंट एस्टिमेट। तो अब इसके लिए मैं सीधा जी स्कोर कैलकुलेट करूंगा, पॉइंट एस्टिमेट माइनस मीन विच इज 3.45, ठीक है? इसको डिवाइड किससे करना है? स्टैंडर्ड एरर से, ठीक है? स्टैंडर्ड एरर कैसे कैलकुलेट होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है हमारे पास? 1.63, 1.63, ठीक है? वो भी फर्दर किससे डिवाइड होगा? स्क्वायर रूट ऑफ एन से। सैंपल साइज कितना है? 100, क्योंकि 100 सॉन्ग है, तो 100 का अंडर रूट क्या होता है? 10। बिल्कुल, तो 100 का अंडर रूट निकाला हमने 0.5, तो इसको मैं दोबारा से ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3.6 माइनस 3.45 इज 0.15 डिवाइडेड बाय 1.63 divided by 10, which is again equals to 0.15 divided by 0.163, ठीक है? लिख सकता हूँ इस चीज को, और यस सर। इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो राउंड अबाउट 0.92 होने वाली है, ठीक है? तो जी स्कोर मुझे क्या मिल गया? 0.92
2। ये क्लियर है सभी को? अब मैं क्या करूंगा, जी स्कोर की टेबल खोल लूंगा। ठीक है, जी स्कोर की टेबल खोली मैंने और ये वैल्यू पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव साइड में देखने वाला हूँ 0.92, 0.8212। 0.8212 हो गया। ठीक है, तो 0.821, अब ये जो हमारा जी स्कोर का टेबल होता है ना, ये हमारी ये जो वैल्यूज यहाँ पे लिखी है वो प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, और वो प्रोबेबिलिटी किस चीज की लिखी हुई है, जी द प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो एरिया के टर्म्स में भी लिखी जाती है। ठीक है, तो आप इसको एरिया भी बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हो, जो अंदर पॉइंट में लिखे हुए हैं सारे। तो जी स्कोर टेबल ऑलवेज गिव्स अस द एरिया अंडर द कर्व बिलो अ जी स्कोर। जो भी हमारा जी स्कोर आया है उससे कम के लिए प्रोबेबिलिटी बताता है ये हमेशा। यानी कि अगर हमारा जी स्कोर आया है 0.92 तो उससे कम के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.8212। ठीक है, तो अगर मुझे उतने के लिए प्रोबेबिलिटी पता लगाना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे उतने के लिए प्रोबेबिलिटी पता लगाना है, P फॉर x बार ग्रेटर देन इक्वल टू x बार ग्रेटर देन इक्वल टू 3.6 है ना। मेरा ड्राइव के लिए या तो सीधा 360 मिनट चल जाए या उससे ज्यादा चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। वही प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0.8। सर 3.15 3.45 क्या है? ये तो पॉपुलेशन मीन है बच्चे, 3.45 पॉपुलेशन मीन। ठीक है, क्योंकि यहाँ सर पे वो 0.92 ही आएगा। क्या चीज, मतलब जो आपने जी स्कोर कैलकुलेट किया है ना वो 0.92 ही आ रहा है, 0.82 वाला नहीं आ रहा। 0.8212 हमने जी टेबल से निकाला है, जो कि शिवाली ने आज क्वेश्चन पूछा था, राइट। तो हम अच्छा क्या अच्छा, करते ठीक हैं, है सर, ठीक है ठीक है। जो जी स्कोर आया है उसको हमने इस जी टेबल में देखा है। 0.92 पॉजिटिव वैल्यू आई तो पॉजिटिव साइड देखा, और 0.92 कहाँ मिला हमें, यहाँ मिला। ठीक है, और ये ओके वैल्यू क्या ओके है, ओके सर, सॉरी 8212। सॉरी। नो प्रॉब्लम। तो हमने ये निकाला, और क्योंकि ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, फॉर ऑल द वैल्यूज बिलो 0.92, जिनका जी स्कोर 0.92 है उनके लिए रिप्रेजेंट करता है। और हमें किसके लिए पता लगाना है, उससे ऊपर के लिए या उसके बराबर के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, तब हमें एक्चुअल प्रोबेबिलिटी मिल पाएगी। एंड दैट एक्चुअल प्रोबेबिलिटी इज 0.1788, यही होना चाहिए, राइट। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो प्लेलिस्ट हमने सेलेक्ट किया है 100 सॉन्ग्स का, वो हमारा पूरा 6 घंटा चलेगा बिना रिपीट किए, और विच इज कम्प्लीटली ट्रू एज वेल। और ये सेंस करता है, ये आंसर क्यों सेंस करता है, क्योंकि जो पॉपुलेशन का मीन है हमारे पास वो कितना है, 3.45, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 1.63। तो अगर मैं प्लस कर दूं उसमें 1.63, ठीक है, और स्टैंडर्ड एरर प्लस करना पड़ेगा मुझे उसमें, सॉरी, 0.163, और मैं माइनस कर दूं उसमें 3.45 माइनस 0.163, ठीक है, 3.45 ले लिया पॉइंट एस्टिमेट। ठीक है, अगर मैं ये चीज प्लस माइनस करता हूं तो ये रेंज मेरी कहां से कहां पे आ गई, 3.6 में से हमने 1.63 माइनस किया तो ये हो जाएगा 3.437, राइट, कुछ ऐसा हो जाएगा ये 3.437, और यहाँ पे ये हो जाएगा 3.763, कुछ ऐसा हो जाएगा, राउंड अबाउट इतनी ही वैल्यू आएगी, राइट। और हमारा मीन क्या था पॉपुलेशन का, 3.45, जो कि इस रेंज के बिल्कुल एज पे आ रहा है, एकदम से एज पे आ रहा है, और इसीलिए उसकी प्रोबेबिलिटी कम भी है। प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आई, 17%, लगभग 18% राउंड अबाउट निकल के आई है, राइट। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज के फॉर्म में निकल जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो आई होप क्या नाम है शिवाली, आपका जी स्कोर वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। यस सर। ठीक है, तो इतना पार्ट आज सभी को क्लियर है कि क्यों हम पॉपुलेशन मीन कैलकुलेट करते हैं, कहाँ करते हैं, और सैंपल स्टैटिस्टिक्स कैसे सुनो, कैलकुलेट हो रहा है पूरा। हाँ बोलो बच्चे। नेगेटिव वाला ज्यादा कैसे आ रहा है, ये ऊपर के लिए आएगा ना।
मतलब नेगेटिव वाला जो आपका जी स्कोर है, ठीक है, वो नहीं नहीं पॉजिटिव है या 3.6 प्लस 0.163 तो सर अलग ही होता है ना, ये 3.437 कैसे हो सकता है? 3.437 कैसे हो सकता है? अरे बाबा, 3.763 होगा ना सर प्लस करने पे। वो मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, तो थोड़ा समझ जाओ। हाँ ये तो प्लस है, नेगेटिव वो वाला माइनस है। भाई कि ज्यादा कैसे आ रहा है? हाँ, ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, अब ठीक है। तो दिस बिकम्स आवर रेंज ऑफ वैल्यू, ठीक है, ये मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया मेरे डेटा के लिए। और ये कितना कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया, छोड़ो, कॉन्फिडेंस इंटरवल के भी बाद बात करते हैं। ये बस हमारा ये रेंज ऑफ वैल्यूज हैं जो कि मेरे लिए पॉसिबल हैं गिवन द करंट डेटा। और मुझे ये नजर आया कि प्रोबेबिलिटी कम इसीलिए है क्योंकि वो जो वैल्यू है वो इस रेंज के एकदम एज पे लाई कर रही है, ठीक है। और अभी तो हमने परसेंटेज इसमें इंक्लूड किया नहीं है, तब ये हालत है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल की। अभी तक तो ये जो रेंज वगैरह है इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ तक, बस हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया, एक आइडिया रखने के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अ, अगर हम सीधा सीधा ना कोई चीज वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल के दे देना, तो इसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा सैंपल चाहे कितना भी पॉपुलेशन के क्लोज क्यों ना हो, पॉपुलेशन के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि बेट लगाना है या फिर कल फाइनेंशियल मार्केट का मुझे प्रेडिक्शन करना है, और मुझसे कोई पूछे कि कल गोल्ड का एग्जैक्ट रेट क्या होने वाला है, और मैं उसको बोल दूं कि कल एग्जैक्ट रेट 43,000 होने वाला है, और वो बेट लगा दे 43,000 पे, तो भैया वो हार जाएगा, लगभग हर रोज हारेगा वो, ठीक है। 10,000 में से 10,000 दिन हार सकता है, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट फिगर बता पाना इज अ रियली रियली डिफिकल्ट टास्क। एग्जैक्टली तो हम ये भी पता नहीं लगा पाते कि एस्ट्रॉइड हमारे अर्थ से कितना क्लोज निकल के जाएगा, लेकिन हम ये बोलते हैं कि इतना किलोमीटर से इतना किलोमीटर की रेंज के बीच में से होके निकल जाएगा। हम हमेशा ये सुनते हैं कि वो इतना करीब आ सकता है, क्लोजेस्ट जो आएगा वो इतना आएगा, यानी कि मिनिमम जो डिस्टेंस है वो होगा। मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि हमारे से जो कि पॉसिबल है उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, वो इतना होगा। तो मिन और मैक्स हम रेंज डिफाइन करते हैं, एक इंटरवल डिफाइन करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल, कि हम इतना परसेंट श्योर हैं कि वो इतना रेंज के अंदर होगा, ठीक है। दिस व्हाट कॉन्फिडेंस इंटरवल मीन्स। इसका डेफिनेशन समझो कि ऑफिशियली इसका डेफिनेशन क्या होता है। अ प्लॉजिबल रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर द पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल। यानी कि जो भी पॉसिबल रेंज ऑफ वैल्यूज हैं पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल। और याद रखना, कॉन्फिडेंस इंटरवल हम हमेशा निकाल रहे हैं, या फिर जो भी हम स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हैं वो सैंपल स्टैटिस्टिक के ऊपर लगा जरूर रहे हैं, लेकिन हम लगा रहे हैं पॉपुलेशन डेटा का एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है। यानी कि स्टैटिस्टिक्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं? पॉपुलेशन इंटरवल निकालने के लिए। तो हमेशा जो भी काम हो रहा है वो पॉपुलेशन के लिए हो रहा है, और पॉपुलेशन से ही हम उसका मतलब डिफरेंस या फिर क्या बोलते हैं, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। Okay, Alicia is saying my voice is not audible. Is it audible to every other person, or is it just Alicia? यस सर। Yes, sir. Uh, okay, if none other people have this problem, then I guess Alicia, this could be a network issue. I guess I hope it's just a network issue because other people are able to listen to this to my voice. I'm going to proceed, and I hope that you are able to listen to my voice clearly. I'll be uploading this video later in the day as soon as I receive the video from one of you. Okay, so I hope that also helps you in order to cover this class again. ठीक है, तो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यूजिंग ओनली अ सैंपल स्टैटिस्टिक्स टू एस्टिमेट अ पैरामीटर इज वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, एंड दैट्स व्हाई वी मेक यूज ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल में क्या हो जाता है कि हमारे पास कुछ परसेंटेज ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, और उसके बेसिस पे हमारी कुछ रेंज आ जाती है कि इतने कॉन्फिडेंस के लिए इतना रेंज है मेरे पॉपुलेशन के प्रेडिक्शन का, जो हमने किया है बेस्ड ऑन द सैंपल स्टैटिस्टिक दैट वी हैव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट वी बेसिकली मीन इज के इफ वी रिपोर्ट अ पॉइंट एस्टिमेट
वी प्रोबेबली वॉन्ट गेट द एग्जैक्ट पॉपुलेशन पैरामीटर। अगर मैं सीधा पॉइंट एस्टिमेट बता दूं कि इतनी ही वैल्यू आएगी, 43,000 होगा कल गोल्ड का दाम, तो वो पॉपुलेशन पैरामीटर को मैच शायद ही करेगा, बहुत रेयरली करेगा, ठीक है। हाउएवर, लेकिन अगर मैं ये रेंज बोल दूं कि कल जो गोल्ड का रेट होगा वो 43,000 से 44,000 के बीच में होगा, ठीक है, तो ये दिस हैज अ मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग राइट, ठीक है, इसके राइट होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है ना, क्योंकि अब मैं रेंज की बात कर रहा हूँ, रेंज में बहुत सारी वैल्यूज कवर हो जाती हैं और एटलीस्ट वन ऑफ दोज वैल्यू कुड बी ट्रू, और कितनी वैल्यूज में से मेरे ट्रू होने की तरफ बढ़ रही हैं वो मेरे कॉन्फिडेंस को भी डिफाइन करता है, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि बेस्ड ऑन दिस वन सैंपल मीन हाउ कैन वी फिगर आउट द रेंज ऑफ द प्लॉजिबल वैल्यू, कि जो एक सैंपल हमने उठाया है जो कि इन क्वेश्चन है, जिसका कि मीन हमने लिया है, सैंपल का मीन जिसको कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारा पॉइंट एस्टिमेट है, इसके बेसिस पे हम पॉपुलेशन के लिए प्लॉजिबल वैल्यू रेंज ही कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके लिए तरीका है, ठीक है। ये जो हमारे पास एक सैंपल मीन x बार निकल के आया है, ठीक है, ये अननोन पॉपुलेशन के लिए हमारे सैंपल का बेस्ट गेस है, हमारे सैंपल के लिए बेस्ट गेस है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल हमेशा बिल्ड करते हैं जो हमारे पास सैंपल का मीन है उसके दोनों तरफ, उसमें प्लस उसी में माइनस करते हैं, और हम उसके अराउंड जो भी हमारा निकल के आता है हम वही बोलते हैं कि कल जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं हम पॉपुलेशन के लिए, मेरे गोल्ड के लिए, वो कुछ ऐसा होगा। वो आज जो हमने सैंपल का जो मीन कैलकुलेट किया है उसमें हमने एक थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर जोड़ा, और जोड़ के हमने जो कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट किया है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फिडेंस परसेंटेज, वो हम उसमें बताते हैं, ठीक है। तो एक्स बार जो मेरे सैंपल का है उसी के दोनों तरफ प्लस माइनस करके हम पॉपुलेशन के लिए प्रोडिक्शन करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ध्यान दिया हो यहाँ पे, तो मैंने पहले गलती से 3.45 लिख दिया था, फिर मैंने उसको चेंज कर 3.6 किया, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हमें पॉपुलेशन का एस्टिमेट तो हमें मालूम ही नहीं है, और इसीलिए तो हम उसको मालूम कर रहे हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं है, राइट, इसीलिए हम उसको मालूम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमें चीजें डायरेक्टली मालूम हो जाती है पॉपुलेशन के बारे में तो दिक्कत ही क्या आती है, इन्फरेंस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर, राइट, सैंपल की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधा पॉपुलेशन का डिटेल हमारे पास है, तो और पॉपुलेशन का पता लगाने के लिए ही सैंपल लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ये चीज हम कैसे कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल हम कैसे लगा पाते हैं, इसकी मदद, इसको अप्लाई करने में हमारी मदद करता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम से हमको ये मालूम पड़ता है कि जो मीन है हमारा एक्स बार, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर अ गिवन सैंपल साइज, ठीक है, वो क्या होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। अब क्योंकि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम ये जानते हैं कि वन स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना परसेंट डेटा आता है, एनीबॉडी, अब तो मालूम होना चाहिए। 68%। गुड, 68% डेटा आता है वन स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑलमोस्ट जोड़ सकते हो, ठीक है, ऑलमोस्ट। और दो स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना परसेंट डेटा आता है, 95। 95। ऑलमोस्ट 95। ऑलमोस्ट, ठीक है। तीन स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना डेटा आता है, ऑलमोस्ट 90.7%। गुड कार्ड, दैट्स गुड, 99.7%। तो ये कुछ हमारे पास ऑलमोस्ट मतलब अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट्स हैं जो कि जिससे हमने लास्ट क्लास में शुरुआत की थी, फिर हम प्रॉपर एस्टिमेट पे भी वापस गए थे। तो याद रखना, मार्केट के अंदर जब हम काम करना शुरू करते हैं रियल लाइफ में, तो हमारे पास जो फेमस एस्टिमेट्स हैं, जो फेमस कॉन्फिडेंस इंटरवल है जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो होता है 90, 95, 98 और 99, इन चारों का काफी इस्तेमाल होता है। तो इनके करस्पॉन्डिंग जो है एक्यूरेट स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपका, वो आपको मालूम होना चाहिए, जिसका तरीका आप लोगों ने बताया भी है कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हम दोबारा से रिविजिट भी करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मुझे एक 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ड्रॉ करना है, तो ये डेटा मेरे पास है कि दो स्टैंडर्ड डेविएशन 95 को ऑलमोस्ट कवर करते हैं, तो पहले ऑलमोस्ट में ही समझ लेते हैं बेसिक्स के लिए, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि हमारा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो, 95% CI हो मेरा, ठीक है,
इस पॉइंट एस्टिमेट के लिए, फॉर दिस पॉइंट एस्टिमेट, ठीक है, जो पॉइंट एस्टिमेट है हमारा उसके बेसिस पे, तो मैं क्या करूंगा, जो मुझे एक्स बार कैलकुलेट कर पाए हैं हम, ठीक है, यहाँ से जो हमें मिला है एक्स बार प्लस माइनस मैं अगल बगल में लिख रहा हूँ, ये प्लस माइनस ऊपर नीचे है, ठीक है, प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड एरर, नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, क्योंकि हम सैंपल की बात कर रहे हैं अभी, है ना, स्टैंडर्ड, क्योंकि सैंपल से हम पॉपुलेशन के लिए एस्टिमेट कर रहे हैं तो हमेशा सैंपल एरर आएगा यहाँ पे, प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड एरर। 2 स्टैंडर्ड एरर क्यों बोला हमने, क्योंकि 95% बोला हमने, और 95% में कितना स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और सैंपल की बात कर रहे हैं तो ये सैंपल डेविएशन को आप एरर से भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात की, तो हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, एक्स बार प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, और ये जो प्लस 2 स्टैंडर्ड एरर है इसको बोलते हैं हम लोग मार्जिन ऑफ एरर, मार्जिन ऑफ एरर, ठीक है, मार्जिन ऑफ एरर फॉर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर। इसी तरीके से 90 जो हमारा 95 के अलावा कितना 68% की अगर मैं बात करता तो मेरा स्टैंडर्ड एरर मार्जिन ऑफ एरर कितना हो जाता उस सीआई के लिए, 8% सीआई के लिए मेरा हो जाता 1 एसई, ठीक है, 99.7% के लिए कितना हो जाता, वो हो जाता है हमारे लिए 3SE। तो ये होता है मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर का मतलब ये है कि जो मेरा डेटा है उसके लिए कितना बड़ा रेंज हमने डिसाइड किया है जिसके अंदर डेटा लाई कर रहा है, और जितना बड़ा हमारा वो रेंज होगा उतना ही बड़ा मार्जिन ऑफ एरर होगा हमारे लिए, ठीक है। जैसे कि हमने बोला कि ये हमारे पास जो 4% मार्जिन ऑफ एरर है हमारा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यू मैंने आपको बताई है उसका 4% अप ले लो, 4% डाउन ले लो, तो आपको रेंज मिल जाएगा, ठीक है। अब इस बात को समझने की कोशिश भी करते हैं, रुक जाओ, ठीक है। ठीक है, याद रखना इस बात को पहले कि कॉन्फिडेंस इंटरवल जब भी हम बनाते हैं वो हम पॉइंट एस्टिमेट के अराउंड बनाते हैं, ठीक है, जो भी हमने पॉइंट एस्टिमेट लिया हुआ है, जैसे कि हमने सैंपल का एक्स बार उठाया यहाँ पर, ठीक है। सर यस, कितनी देर में क्लास खत्म करोगे आप? बस 10-12 मिनट और, ठीक, 10 मिनट ओके मैक्स एक्चुअली, ठीक है। ओके सर। तो आप लोगों को याद हो तो मैंने पहले भी बताया था कि जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ेगा वैसे वैसे उसका स्टैंडर्ड एरर घटेगा, राइट। क्यों, क्योंकि एन का साइज बढ़ता जाएगा तो स्टैंडर्ड एरर घटता जाएगा। अभी हमने ऊपर किया था इस चीज को कहीं पे, या यहाँ पे बताया था मैंने, जैसे जैसे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ेगा हमारा स्टैंडर्ड एरर घटता चला जाएगा। तो इस बात का हम आगे अभी इस्तेमाल करने वाले हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन के अंदर, ठीक है। तो अभी इस बात को समझो कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर अ पॉपुलेशन मीन कुड बी कंप्यूटेड एज कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन, जो हम पॉपुलेशन मीन के लिए जो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं उसको कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, could be estimated as सैंपल, जो भी हमारा सैंपल क्वेश्चन में है उसका जो मीन हमने उठाया है प्लस माइनस एक दूसरे के नीचे है z, जो भी z स्कोर हमारे लिए कैलकुलेट होके आया है वहां पे, जैसे कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया हमने बोला 95% के लिए ऑलमोस्ट, राइट। हमने उसमें क्या मल्टीप्लाई किया, स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, z इंटू एस ई, ये पूरा एक टर्म आएगा, और इसको हम उस सैंपल के प्लस माइनस से माइनस कर देते हैं तो हमारे लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल निकल के आ जाता है, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन बेस्ड ऑन द सैंपल दैट वी हैव, ठीक है। तो अगर मैं एक्यूरेटली कैलकुलेट करने की बात करूं तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि अगर 95% अगर मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा डेटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, क्योंकि
क्योंकि मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो वो काफ़ी सिमेट्रिक होता है, राइट, काफ़ी सिमेट्रिक है। देखो तो अगर 95% कवर कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ बराबर बराबर खाली भी होगा, है ना, और दोनों तरफ बराबर खाली होगा, विच मीन्स के मुझे क्या करना है, 100% में से 95 को घटा देना है, ठीक है, और मुझे क्या करना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इट गिव्स मी 2.5%, ठीक है। इसका मतलब है कि 2.5% बिगनिंग में और 2.5% लास्ट में मेरा बचा हुआ है, ठीक है। वो मुझे पता लगाना है कि शुरुआत का 2.5% एरिया मेरे कर्व का और लास्ट का जो 2.5% एरिया है, अगर मैं उसको घटा दूं तो जो बीच का ये जो एरिया है यहां से यहां तक के बीच का, वो मुझे निकल जाएगा, और वही एरिया क्या है, मेरे लिए प्रोबेबिलिटी है जिसको कि मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या कैलकुलेट किया, 2.5% कैलकुलेट किया लोअर रेंज के लिए, है ना, 2.5 कैलकुलेट किया मैंने ये लोअर वाले रेंज के लिए, और अपर वाले रेंज के लिए क्या किया, ये 2.5 तो आएगा प्लस ये वाला रेंज भी आएगा उसमें। तो 95% जो मुझे कैलकुलेट करना है उसमें मैंने प्लस कर दिया 2.5 को, लोअर वाला, ठीक है, विच बिकम्स, ये बन जाएगा मेरा 2.5% और 97.5%। तो अब मुझे बस ये दो वैल्यू का पता लगाना है मेरे जी स्कोर टेबल के अंदर कि ये दो वैल्यू कहाँ कहाँ लाई करती हैं, लेकिन वहाँ जी स्कोर में तो परसेंटेज में होता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों वैल्यू को 100 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, डिवाइड बाय 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज में तो वैल्यू वहाँ मिलती नहीं है, मुझे फ्रैक्शन में वैल्यू मिलती है। तो 2.5 को 100 से डिवाइड किया तो ये हो गया 0.025 और ये हो जाएगा 0.975, ठीक है। तो 0.025 और 0.975 जी टेबल में हम देखने वाले हैं कि कौन से स्टैंडर्ड एरर की तरफ ये लोग करस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो मैं वापस जाने वाला हूँ 0.025, और ये वाला जो होगा, ठीक है, 0.025, एक बार देख रहे हैं इसमें फिर क्या होता है, 0.025 ये मुझे करस्पॉन्ड होके आया है -1.9 पे, ठीक है, -1.9 पे। और हमने इसको नेगेटिव में क्यों देखा, हमने इसको पॉजिटिव वाले में क्यों नहीं देखा, आई मीन अगर मैं यही वैल्यू पॉजिटिव में देखूं 0.25 तो ये मुझे मिलेगी ही नहीं, पहली बात तो, है ना, मिलेगी ही नहीं हमें इस अपने टेबल के अंदर। क्यों, क्योंकि क्या बोलते हैं, वो उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डेविएशन को करस्पॉन्ड ही नहीं करेगी कभी। और दूसरी चीज ये है कि अगर मेरे पास ये इतनी छोटी वैल्यू निकल के आई है तो ये मेरे मीन से, सॉरी, जो मेरा लोअर वाला रेंज है उसका मतलब ये है कि मैं मीन से हटा के देख रहा हूँ, यानी वो जो लोअर वैल्यू है वो मेरी मीन से छोटी होगी, यानी एक्स बार विल बी लेस देन म्यू, और एक्स बार अगर म्यू से छोटा है और मैं एक्स बार माइनस म्यू कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं एक्स बार माइनस म्यू कर रहा हूँ और मेरा एक्स बार छोटा है तो ये वैल्यू मेरी हमेशा नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो ये जो मैं वैल्यू यहाँ पे देख रहा हूँ वो टेबल में वो भी मेरे नेगेटिव स्टैंडर्ड एरर को करस्पॉन्ड करेगा, इसीलिए मेरा जो वैल्यू निकल के आई है -1.9 निकल के आई है फॉर 0.25, -1.96 टू बी प्रिसाइज, ठीक है। तो ये वैल्यू किसको करस्पॉन्ड कर रही है, -1.96 को। अब मुझे क्या देखना है, दूसरी वैल्यू 0.975, ये मीन से ऊपर है, राइट, तभी तो हमने लिखा हुआ था x अंडरस्कोर बार प्लस म्यू, और यही मेरा रेंज बनता है आगे चल के, राइट। तो अब मैंने देखा 0.975 और वो टेबल के मुझे पॉजिटिव वाले हिस्से में मिला 0.975, 0.975, या 0.9750, ठीक है। तो ये मुझे मिला 1.9 पे देखा हमने, और अगर इसको मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊं तो ये 6 पे है, तो 1.96 प्लस वाले पे मिला, तो ये मुझे मिला प्लस वाले 1.96 पे, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, जब भी हम अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा पॉइंट एस्टिमेट है, ठीक है, यानी कि सैंपल मीन जो है जिसके अराउंड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लस माइनस
प्लस माइनस क्यों? क्योंकि एक बार स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस है, एक बार स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस है, इसीलिए प्लस और माइनस 1.96। अब मैंने जो z लिखा था उसकी जगह क्या लिख दिया? अब 1.96 इंटू क्या किया मैंने? स्टैंडर्ड एरर, और ये मुझे क्या दे देगा? 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। क्लियर है सभी को ये बात कि अगर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है तो मेरा सैंपल, जो मेरा इन क्वेश्चन है मेरा सैंपल, उसमें प्लस माइनस किया मैंने 1.96 इंटू स्टैंडर्ड एरर, और इसने मुझे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल के दे दिया। क्लियर है सभी को? क्लियर है तो बताओ फिर, बस 5 मिनट में एक और टॉपिक, बस यस सर। ठीक है। सर तुम्हारा कोई टॉपिक नहीं, आज खत्म कर दो इतने में। नहीं, बस एक इसी से रिलेटेड चीज है, बस इसीलिए उसको खत्म करो, 1-2 मिनट लगेगा और कुछ भी नहीं है उसमें, डोंट वरी। ठीक है। एक और चीज बता दूं उस बात को बताने से पहले, और वो ये है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल को अप्लाई करने के लिए भी सेम कंडीशंस होती हैं जो कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम को अप्लाई करने के लिए लगती हैं। यानी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी दो कंडीशन है। पहला है इंडिपेंडेंस, दूसरा है सैंपल साइज और स्क्यूनेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर रैंडम सैम्पलिंग करूंगा तो विद रिप्लेसमेंट करूंगा तो इंडिपेंडेंट रहेंगे वो, और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहा हूं तो मेरा सैंपल साइज शुड बी लेस देन 10%, लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ द पॉपुलेशन साइज होना चाहिए। और अगर मेरा डेटा स्क्यूड है तो मेरा सैंपल साइज बड़ा से बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा सैंपल साइज होगा उतना ही ज्यादा बेटर होगा मेरे लिए एस्टिमेट्स। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए भी अपने खुद के कंडीशंस होते हैं। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की आज की, वो है कि अब हमने कॉन्फिडेंस और इंटरवल कवर तो पता तो कर लिया कि कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल है क्या, कॉन्फिडेंस इंटरवल है क्या, लेकिन उसके प्रिसीजन और एक्यूरेसी की बात करते हैं। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ठीक है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होता है? ठीक है, सीआई के लिए प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ठीक है। ओके, तो एक्यूरेसी को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेदर और नॉट कॉन्फिडेंस इंटरवल कंटेन्स द ट्रू कॉन्फिडेंस पैरामीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोल रहा हूं कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है मेरा, तो इसका मतलब ये हुआ, इट मींस कि अगर मैं 100 सैंपल ड्रॉ करता हूं, इफ आई ड्रॉ 100 सैंपल्स, ठीक है, और उन सभी के लिए, ठीक है, 100 सैंपल्स, एंड इफ आई फाइंड नहीं, एस्टिमेट द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ऑल 100 सैंपल्स, then at least 95 of these sample CIs will contain population mean, ट्रू पॉपुलेशन मीन। यानी कि अगर मैंने 100 बार रेंज को कैलकुलेट किया है ना, तो 100 में से 95 बार तो मेरा ये ट्रू पॉपुलेशन मीन जरूर कंटेन करेगा। दिस इज व्हाट एक्यूरेसी मीन्स। ठीक है, ये मेरा एक्यूरेसी का डेफिनेशन है कि कितना एक्यूरेट है। 95% एक्यूरेट है, इस मतलब कि अगर मैं इस चीज को 100 बार अप्लाई करूंगा ना, तो 95 बार तो ये सही जाएगा, औसतन 95 बार सही जाता है। ठीक है, दिस इज व्हाट एक्यूरेसी मीन्स। और प्रिसीजन का क्या मतलब होता है? प्रिसीजन का मतलब होता है कि विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, कितना विड्थ है कॉन्फिडेंस इंटरवल का। ठीक है, जितना मैं चाहूंगा कि मेरा हाई प्रिसीजन हो, और हाई प्रिसीजन के लिए मुझे कॉन्फिडेंस इंटरवल कम चाहिए होगा। जितना मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल कम है उतना मेरा हाईली प्रिसाइज है डेटा। ठीक है, तो the lesser the CI width, the higher the precision. ओके, तो ये दो पॉइंट प्रिसीजन के हो गए। अब
अगर मैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करता हूं तो अब ये मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है, कि वो 95 आउट ऑफ 100 टाइम्स 95 टाइम्स पॉपुलेशन के ट्रू मीन को रखेगा, ठीक है। याद रखना कॉन्फिडेंस लेवल एक ऐसी चीज है जिसको कि हम खुद डिसाइड करते हैं, यानी हम होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कितना कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ मुझे बताना है, 95, 98, 99, 94, 90, 68, ये हम डिसाइड करते हैं, ठीक है, ये हमारे ऊपर होता है, ठीक है। और कॉमनली यूज कॉन्फिडेंस इंटरवल है 90, 95, 98, 99, ये भी बता दिया आप लोगों को, ठीक है। द हायर द कॉन्फिडेंस इंटरवल, जितना ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल की बात करते हैं यहाँ पर। कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब ये हुआ कि जो हम 95 96% की बात कर रहे हैं, ठीक है। जितना ही ज्यादा द हायर द कॉन्फिडेंस लेवल द लार्जर द क्रिटिकल वैल्यू, उतना ही ज्यादा क्रिटिकल वैल्यू लार्ज होगी, हेंस लार्जर द मार्जिन ऑफ एरर। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरा यहाँ में बढ़ाना चाहता हूँ उतना ही ज्यादा मुझे अपने मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, यानी उतना ही बड़ा मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा, उतना ही बड़ा वो रेंज होगा। अगर 95% के लिए कोई वैल्यू 2 से 8 के बीच में है तो हो सकता है 99 के लिए वो 1 से 9 के बीच में हो जाए या 1 से 10 के बीच में हो जाए, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाते जाओगे रेंज बढ़ता चला जाएगा। और रेंज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि 98% चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि 100 में से 98 बार तो मेरा जो रेंज है वो मेरी ट्रू वैल्यू को रखे, है ना। तो अगर अगर मुझे एग्जाम में 100 मार्क्स 98 मार्क्स मिनिमम चाहिए तो मुझे 98% सिलेबस को कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है, मिनिमम 98% सिलेबस को कवर करना ही पड़ेगा। तो जितना ज्यादा सिलेबस मैं कवर करूंगा उतना ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होगी मेरी। उसी तरीके से यहाँ पे कि जितने ज्यादा डेटा पॉइंट्स को मेरा इंटरवल कवर करेगा उतना ही ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल हाई होगा। तो जैसे जैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल हाई होता जा रहा है उसकी रेंज बढ़ती चली जाएगी, मार्जिन ऑफ एरर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं इफ यू वांट टू बी वेरी सर्टेन दैट वी कैप्चर द पॉपुलेशन मीन देन वी शुड वाइडर द इंटरवल। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल हाई हो तो हमें अपना मार्जिन ऑफ एरर बढ़ाना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई चारा नहीं है, ठीक है। एक इसका मतलब ये है कि 95, इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर मैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये भी हुआ कि मैं 95% जो एरिया है मेरा, ठीक है, नॉर्मल ग्राफ के अंदर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे नॉर्मल ग्राफ में जो 95% एरिया है ये मेरे ट्रू पॉपुलेशन को होल्ड करता है। ये भी एक तरीका है इसको देखने का मैथमेटिकली, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हो। अब फाइनल पॉइंट की बात करते हैं कि इतना तो क्लियर हो गया कि अगर मुझे एक्यूरेसी बढ़ानी है तो मुझे कॉन्फिडेंस इंटरवल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। एक्यूरेसी अगर मुझे इंक्रीज करना है तो मुझे CI भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। इतना पार्ट तो सभी को क्लियर हो गया, राइट। लेकिन अब मेरे पास जो सवाल है वो ये है कि एक्यूरेसी बढ़ा रहा हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है तो मेरा विड्थ भी बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे मार्जिन ऑफ एरर बढ़ रहा है, ये विड्थ बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरा प्रिसीजन कम होता चला जा रहा है। और कम प्रिसीजन अच्छी बात नहीं है। और वो अच्छी बात क्यों नहीं है? लेट्स सपोज मैं प्रिडिक्शन करना है मुझे, मैं वेदर को प्रिडिक्शन करने वाला आदमी हूँ, ठीक है। और मैंने क्या प्रिडिक्ट किया, 99% कॉन्फिडेंस के साथ प्रिडिक्ट किया कि कल का जो वेदर होगा ना दिल्ली में वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के +45 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। अब इसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 99%, विच इज अ रियली गुड प्रोबेबिलिटी, राइट, बहुत अच्छा चांस है और बिल्कुल ये 99% सही ही होगा। लेकिन क्या ये प्रिडिक्शन मेरे किसी काम का है? क्योंकि ये प्रिसाइज नहीं है, ये मुझे बता नहीं रहा है कि रेंज 0 से 10 के बीच में होगी, 10 के बीच 20 के बीच में होगी, 20 से 30 या 30 से ऊपर। तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि कल मैं कुर्ता पजामा पहन के जाऊं या फिर मैं कोट पहन के जाऊं या फिर मुझे 4 स्वेटर पहन के जाना चाहिए, राइट। मुझे ये चीज क्लियर नहीं हो रही है। तो अगर मुझे क्लियरिटी चाहिए अपने डिसीजन में तो मुझे एक्यूरेसी के साथ साथ कॉन्फिडेंस इंटरवल में प्रिसीजन भी चाहिए। और अगर मुझे प्रिसीजन बढ़ाना है तो फिर मुझे मार्जिन ऑफ एरर घटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे प्रिसीजन को इंक्रीज करना है तो मार्जिन ऑफ एरर, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं, और विड्थ, बात तो वही वही, राइट, विड्थ को मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है।
मार्जिन ऑफ एरर डिक्रीज करूंगा तो फिर एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी। तो देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, कि अगर मुझे एक्यूरेसी बढ़ाना है तो प्रिसीजन मेरा घटेगा, प्रिसीजन बढ़ाना है तो एक्यूरेसी घटेगा। लेकिन एक तरीका होता है जिसके थ्रू मैं एक्यूरेसी भी बढ़ा सकता हूँ और प्रिसीजन भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और वो तरीका होता है कि मैं अपने मार्जिन ऑफ एरर को बाय डिफॉल्ट छोटा कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे कम ज्यादा करने के बजाय मैं बाय डिफॉल्ट उसको छोटा कर दूँ, ठीक है। अ, अ, और मार्जिन ऑफ एरर को बाय डिफॉल्ट छोटा कैसे कर सकते हैं? बाय डिफॉल्ट उसको छोटा करने के लिए मैं अपना स्टैंडर्ड एरर को छोटा कर दूंगा। तो वी विल हैव टू डिक्रीज आवर स्टैंडर्ड एरर, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर ही तो मेरा 2 इंटू स्टैंडर्ड एरर होता है, राइट। 1.96 इंटू स्टैंडर्ड एरर होता है, तभी हमारा मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेट हो रहा है। तो अगर 1.96 में जो स्टैंडर्ड एरर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको छोटा कर दिया मैंने, तो मार्जिन ऑफ एरर कम हो जाएगा। लेकिन मैं स्टैंडर्ड एरर को और छोटा कैसे कर सकता हूँ? तो उसको जानने के लिए मुझे स्टैंडर्ड एरर की डेफिनेशन पे वापस जाना चाहिए, जो कि होती है सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। यानी कि अगर मुझे स्टैंडर्ड एरर को कम करना है तो मुझे एन की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो अगर मुझे हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन चाहिए तो मेरा सैंपल साइज मुझे बड़ा करना पड़ेगा। जैसे जैसे मेरा सैंपल साइज बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे मेरी एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों हाई होते चले जाएंगे एक साथ, ठीक है। तो हमें अगर अपना रिजल्ट निकालना है और अ, अ, उस रिजल्ट को मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज भी हो और एक्यूरेट भी हो, तो उसके लिए मुझे अपना सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। और यही एक गलती है जो कि दिल्ली इलेक्शन में मोस्ट ऑफ दीज न्यूज चैनल मेड। उन सभी ने अपना सैंपल साइज इतना बड़ा नहीं रखा कि वो अपने डेटा को प्रिसाइजली बता सकें, या फिर हाईली प्रिसाइज या फिर हाईली एक्यूरेट हो सकें। एक्यूरेट तो वो काफ़ी ज़्यादा थे, ज़्यादातर लोग थे, 95% एक्यूरेट सब, लगभग सभी लोग थे। लेकिन प्रिसाइज कोई भी नहीं था। सभी की रेंज जा रही थी 49 से 65, 51 से 62, 59 से 62। तो रेंज काफ़ी बड़ी थी उनकी। इसीलिए हम कभी एक्यूरेटली नहीं बोल सकते थे कि 60 ही आने वाली है, 62 आने वाली है, या 55-56 आने वाली है। ये हम प्रिसाइजली नहीं बोल पा रहे थे इस बात को। तो अगर हमें प्रिसाइजली बोल पाना था तो हमें ये रेंज छोटा करना था, और रेंज छोटा करना था विदाउट एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज किए, तो मुझे अपना सैंपल साइज बड़ा करना चाहिए था। तो नेक्स्ट टाइम अगर दिल्ली में इलेक्शन होता है और आप में से कोई गलती से भी उसमें इन्वॉल्व होगा, तो आपको मालूम है कि आप मोर प्रिसाइज रिजल्ट कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो, बाय यूजिंग हायर सैंपल, ठीक है, हायर साइज ऑफ सैंपल। ओके, सो विद दिस टॉपिक वी आर डन विद द कॉन्फिडेंस इंटरवल एज वेल। आई होप कि अब आप सभी लोगों को ये टॉपिक सारे प्रॉपरली क्लियर हो, क्योंकि आई डोंट थिंक कि अब इसमें कुछ बाकी है एक्सप्लेन करने के लिए इससे ज़्यादा क्लियरली। तो आई होप कि आप सभी लोग अब तो क्लियर है कि स्टैटिस्टिक्स काम कैसे करता है। और आप, आई ऑल्सो होप कि आप लोगों को मैथमेटिक्स से डर नहीं लगता, क्योंकि हम थोड़ी सी और भी मैथमेटिक्स आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ओके, सो यू गाइस आर स्टिल इन गुड नंबर्स व्हिच इज गुड, ठीक है। स्टैट्स तो कितनी बाकी है सर? स्टैटिस्टिक्स में अभी हम हाइपोथेसिस स्टार्ट करने वाले हैं सैटरडे को। सैटरडे की क्लास थोड़ी हैवी होने वाली है, ठीक है, डेंस होने वाली है वो। पहले हम ही डरा दी। हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, पी वैल्यू पढ़ेंगे, टी वैल्यू पढ़ेंगे। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आप लोग डरने के बजाय मेंटली मजबूत होना शुरू करो। जो डर गया सो मर गया है, सिंपल एज डर जरूरी है, पर अब सिर्फ तभी तक जब तक वो आपको टफ होने पे मजबूर कर रहा हो, सर ठीक है। कोर्स तो कितना रहता है अभी, मतलब कितना टाइम तक होगी क्लासेस? अगली 2 क्लासेस में, यानी सैटरडे और मंडे को, मैक्सिमम मंडे तक आपका स्टैटिस्टिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पांडास में जो डेटा बचा हुआ है, जो हमारा हिस्सा बचा हुआ है, वो 2 दिन का है। यानी कि नेक्स्ट वीक में सैटरडे तक हम लोग मशीन लर्निंग शुरू कर चुके होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक सैटरडे को हम मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम पढ़ने वाले होंगे, लीनियर रिग्रेशन शुरू कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो 1 हफ्ता बचा हुआ है हमारे पास कोर्स में, और इस 1 हफ्ते के बाद जो अगला हफ्ता है, उसके बाद जो मंडे ट्यूसडे होगा और सैटरडे होगा, सैटरडे से पहले वैसे हो जाना चाहिए सब कुछ खत्म। सैटरडे को मैं ऑफिशियली कोर्स को बंद कर दूंगा। तो मंडे ट्यूसडे सैटरडे जो सेकेंड वीक वाला होगा अब से, उसमें हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जिसमें एक हम
प्रिडिक्शन वाला करेंगे और एक हम क्लासिफिकेशन करेंगे, जिसमें हम लोग न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाले हैं और न्यूरल नेटवर्क के थ्रू हम नंबर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि डिजिटली नंबर्स जो लिखे हुए होते हैं ना 0 1 2 3 4 5 10, तो हम उसको क्लासिफाई करेंगे कि ये नंबर 0 है, ये 1 है या 10 है। तो इसको बोलते हैं डिजिट क्लासिफिकेशन, जो कि इमेज क्लासिफिकेशन का हिस्सा है। इसके साथ साथ हम लोग एक फैशन एमनिस डेटा है जिसमें फैशन की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास टाइम बचता है और आप लोग कर पाते हो तो हम उसको भी करने की कोशिश करेंगे, फैशन एमनिस। और एक हम प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे यूजिंग लीनियर रिग्रेशन कि कोविड-19 के कितने केसेस होने वाले हैं नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट वीक ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा दैट वी प्रिपेयर, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीक करने वाले हैं। तो अगले हफ्ते आपका कोर्स खत्म हो जाएगा फॉर्मली, ठीक है। और okay, I'm stopping the recording now. If you guys have any other question, you guys can still ask me. Okay, Kajal.